अभी आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे, ठीक। द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट्स ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड। ये गड़बड़ है कि वन ऑफ द टू स्ट्रैंड नहीं, दोनों स्ट्रैंड पर कट करते हैं। सेम पोजीशन, पैलेंड्रोम में भी सेम। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष माहेश्वरी, डिप्टी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन कोटा। बच्चों, योद्धा रिवीजन सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ बायोटेक का एक चैप्टर, और इस चैप्टर को हम क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करेंगे। बायोटेक यूनिट का जो पहला चैप्टर है अपना, बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। स्टूडेंट्स, बायोटेक की जो यूनिट है हमारी, बहुत छोटी यूनिट है। इस यूनिट में 2 ही चैप्टर हैं, एक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और एक एप्लीकेशन। यूनिट बहुत छोटी है। बायोटेक का केवल हमारा एक टेक्नोलॉजी हमारे सिलेबस में है, वो है आरडीएनए टेक्निक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको हम जीन ट्रांसफर टेक्निक भी कहते हैं, जहां हम किसी ऑर्गेनिज्म का डिजायर्ड जीन निकालते हैं और अपनी इच्छा अनुसार हमें जिस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना है उसमें ट्रांसफर करते हैं। तो और एक ऑर्गेनिज्म से जीन निकाला जाता है, फिर एक वेक्टर की हेल्प से उस जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म की सेल में हम ट्रांसफर करते हैं। ये बेसिक टेक्निक है, ठीक है। यहाँ एक वेक्टर चाहिए जो हमारे जीन को ले जाता है, और वेक्टर और जीन जब कंबाइंड होते हैं तो उसको आरडीएनए बोलते हैं, और फिर हम इसको जिसमें हमें भेजना होता है उसमें हम ट्रांसफर करते हैं। ये वेक्टर की हेल्प से ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होने के बाद जो ऑर्गेनिज्म बना उसको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, या जीएमओ भी कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हमारी इस यूनिट के 2 चैप्टर का पहला जो चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली बायोटेक में ये काम पूरा कैसे किया जाता है, कैसे हम डिजायर्ड जीन निकालेंगे और कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये चीज इस चैप्टर में समझाई गई। अगला चैप्टर एप्लीकेशन का, उसमें इसके एग्जाम्पल्स आएंगे। अब इस चैप्टर को हम 2 हिस्सों में पढ़ते हैं। पहला हिस्सा इसका होता है टूल्स, और दूसरा हिस्सा होता है प्रोसीजर। टूल्स में जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट टूल चाहिए होते हैं इस पूरे काम को करने में, वो 2 टूल होते हैं। एक तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इस एंजाइम की हेल्प से हम डीएनए को कट करके अपना जीन निकालते हैं, और दूसरा होता है वेक्टर, जो हमारे इस जीन को लेके जाता है। तो चैप्टर के पहले हिस्से में हमें टूल्स के बारे में 2 चीजें दी हुई है, एंजाइम और वेक्टर, और उसके बाद चैप्टर का जो बाद का हिस्सा उसमें पूरा प्रोसीजर समझाया है कि किस तरह से हम डिजायर्ड जीन आइसोलेट करेंगे, आरडीएनए बनाएंगे और फिर उसको ट्रांसफर करेंगे। तो एक बेसिक आउटलाइन मैंने आपको बताई। इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन आते हैं। बायोटेक अपने आप में काफी स्कोरिंग पार्ट है, छोटे से चैप्टर हैं, बहुत कम टाइम में तैयार होते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब जैसे आप देखिए, मैं अगर पिछले 5 सालों की बात करूं पीवाईक्यू की, 2019 से लेकर 2023 तक, तो इन 5 सालों में केवल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के चैप्टर से 24 क्वेश्चन आए। 24 क्वेश्चन का मतलब एवरेज 5 क्वेश्चन पर ईयर। अब छोटा सा चैप्टर है, अगर आप रिवाइज करोगे मुश्किल से आधे पौन घंटे में रिवाइज हो जाता है, और अच्छे खासे क्वेश्चन मिलते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इस चैप्टर के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो लगातार हर साल पूछी जाती है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, और इस वजह से ये आएंगे ही आएंगे, मान के चलिएगा। और आप इनको अगर ध्यान रख के जाते हैं तो आपके मार्क्स भी कंफर्म रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पीवाईक्यू के हिसाब से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको कहा, इसका पहला पार्ट है टूल्स, और टूल्स में भी पहला पार्ट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसकी बात करेंगे। इसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर ही पिछले 5 सालों में 7 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आता है, बल्कि एक से ज्यादा भी आ सकता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है और किस तरह से वो काम करते हैं, उनका नोमेनक्लेचर क्या है, यही सारी चीजें पूछी जाती हैं, और बिल्कुल टू द पॉइंट एनसीईआरटी से चीजें आती हैं, ठीक है। पहले अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर एनसीईआरटी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में क्या लिखा है उस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन नीट 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एंजाइम्स को लेकर क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें करेक्ट पेयर चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम सामने लिखा है सेपरेट द 2 डीएनए स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। क्या ये सही बात है? न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं, उनके टुकड़े कर देते हैं। वो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस एंजाइम की कैटेगरी का एंजाइम है। 2 स्ट्रैंड को सेपरेट करने का काम न्यूक्लियस नहीं करता, वो काम करता है हेलिकेज, जो हम रिप्लिकेशन में पढ़ते हैं। तो ये चीज तो करेक्ट नहीं है। एक्सोन्यूक्लियस मेक्स कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए। अब देखिए, न्यूक्लियस एंजाइम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सो का मतलब होता है बाहर, यानी कि एक्सोन्यूक्लियस हमेशा डीएनए के लास्ट एंड पर कट करता है, किनारे पर, ठीक, इसलिए उसको एक्सो बोलते हैं। और जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए को बीच में से काटता है, इसलिए वो एंडोन्यूक्लियस है, और उसी में ही आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, तो क्या एक्सोन्यूक्लियस विद इन द डीएनए कट करेगा? तो गलत है, ये तो आउटसाइड कट करता है, एंड पर कट करता है, ठीक है। लाइगेज
join the two DNA molecule। अब देखिए जहां रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है तो बाद में हमें टुकड़ों को जोड़ना भी पड़ता है, और जोड़ने के लिए यूनिनोमसली एक ही एंजाइम है, वो है लाइगेज। तो लाइगेज एंजाइम डीएनए सेगमेंट को जोड़ेगा। तो जो कट करता है वो एंडोन्यूक्लियस या न्यूक्लियस है, जोड़ने वाला हमेशा लाइगेज रहेगा, ध्यान रखिएगा। पॉलीमरेज एंजाइम ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट, जी नहीं। पॉलीमरेज हम वैसे भी जानते हैं, मॉलिक्यूलर के चैप्टर में भी पढ़ते हैं हम, पॉलीमरेज हमेशा सिंथेसिस का काम करता है, डीएनए बनाता है, आरएनए बनाता है, तो ये भी गलत है। यहाँ जो सही चीज है वो थर्ड ऑप्शन रहेगा हमारा, लाइगेज एंजाइम, जो कि दो डीएनए सेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, लाइगेज की यहाँ पर हमेशा जरूरत रहेगी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, मैंने आपको कहा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके हम जीन निकाल लेते हैं, फिर हम उसको वेक्टर के साथ जोड़ते हैं। अब जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए क्या चाहिए, लाइगेज एंजाइम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अपने को क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। द एंजाइम कट्स द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट ऑन ईच स्ट्रैंड। हमेशा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो बिल्कुल ये इसी तरह से कट करता है, ठीक है, बीच में से, और दोनों स्ट्रैंड पर कट करता है, ध्यान रखिएगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस जगह कट करता है वो जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है वो शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट का बना होता है, और उनके बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये स्पेसिफिक साइट पर शुगर फॉस्फेट के बीच में कट करेगा। आपने पढ़ा भी होगा कि ये स्पेसिफिक साइट जहां रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं ये हमेशा एक पैलिंड्रोम होता है। पैलिंड्रोम हमें पता होना चाहिए डीएनए का वो हिस्सा जहां पर दोनों स्ट्रैंड पर सेम सीक्वेंस होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर हम 5 to 3 रीड करते हैं तो जो सीक्वेंस एक स्ट्रैंड पर है दूसरा स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होता है, उसमें भी जब 5 to 3 रीड करेंगे तो सेम सीक्वेंस आएगी, ऐसी सीक्वेंस पैलिंड्रोम कहलाती है। और पैलिंड्रोम पर ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा कट करते हैं। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, शुगर फॉस्फेट के बीच में मिलने वाला फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ओके, देन the enzyme recognizes specific palindromic nucleotide sequence in the DNA। जैसा मैंने कहा कि ये एंजाइम बिल्कुल पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करता है, पैलिंड्रोम रिकॉग्नाइज करेगा। और हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पैलिंड्रोम भी अलग अलग होता है, सैकड़ों तरह के पैलिंड्रोम होते हैं। हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पैलिंड्रोम भी फिक्स है। एनसीईआरटी हमें EcoR1 के बारे में बताती है और उसका पैलिंड्रोमिक साइट भी बताती है, उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अपना अपना एंजाइम अपने अपने पैलिंड्रोम को रिकॉग्नाइज करेगा, उसी पे बाइंड करेगा और पर्टिकुलर जगह पर कट करेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। द एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए। बिल्कुल ये वही सेम बात हो गई कि ये बिल्कुल एक पर्टिकुलर पोजीशन पर ही कट करेंगे। अभी आपको एग्जांपल भी बताएंगे, ठीक। द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट्स ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड। ये गड़बड़ है कि वन ऑफ द टू स्ट्रैंड नहीं, दोनों स्ट्रैंड पर कट करते हैं। सेम पोजीशन, पैलिंड्रोम में भी सेम पोजीशन, लेकिन दोनों स्ट्रैंड पर कट करते हैं, एक पर नहीं। हमें इनकरेक्ट बोला गया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्थ आंसर होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमेशा डीएनए कट करते हैं, शुगर फॉस्फेट के बीच के फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को कट करेंगे, पैलिंड्रोम पर कट करेंगे, और वो भी बिल्कुल फिक्स पोजीशन पर। आगे बात समझ में, ठीक है। इसीलिए ये कटिंग स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड जगह पर कट करते हैं, इसलिए इनको कटिंग स्पेसिफिक एंजाइम बोला जाता है। नाउ आप देखिए इसी से रिलेटेड कुछ और एंजाइम देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब देखिए हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है। ये जो पिछला क्वेश्चन था ये था 2019 का क्वेश्चन। अब देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें भी ये हमसे क्या पूछ रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। फिर से रीड करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक एक चीज, एक एक लाइन पूछी जा चुकी है, इतने सारे क्वेश्चन आए। मैं तो आपको सिर्फ 5 सालों के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और पीछे जाएंगे तो मिलेंगे, और कई बार रिपीट हुए, इसलिए बहुत अच्छे से तैयार करके जाएगा। चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ओके, नाउ दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या ये बात सही है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आएंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब बायोटेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। हाँ, अब देखिए जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए कट करता है तो हमेशा फ्री एंड बनते हैं, स्टिकी एंड बनते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। ये हमेशा पैलिंड्रोम पर कट करते हैं और पैलिंड्रोम पर कट करके फ्री एंड्स बनाते हैं। जैसे कि एक एंजाइम है हमारा EcoR1, ये जो एंजाइम है इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है GAATTC, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, जिसके सामने आ जाएगा ये CTTAAG,
इधर 5 एंड रहता है, इधर 3rd एंड, फिर इधर 5 एंड और इधर 3rd एंड। आपको इस इको R1 की ये साइड बिल्कुल ध्यान रखनी है, ओके। और ये सीक्वेंस भी ध्यान रखनी है। इसमें भी ये G और A के बीच में कट करता है, तो इधर यहाँ कट कर रहा है, तो ये G और A फिर यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा दोनों स्ट्रैंड पर कट करेंगे, पैलिंड्रोम पर कट करेंगे, और वो भी फिक्स पोजीशन, जैसे G और A के बीच में कट कर रहे हैं। अब एक कट यहाँ और एक कट यहाँ लगाएंगे। क्या ये सेंटर में कट हुआ है? नहीं, सेंटर तो यहाँ आ रहा है, सेंटर के आसपास कट होता है, और सेंटर के आसपास कट होता है तो ये कट होता है ओब्लिक। ज्यादातर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तिरछा काटते हैं, और जब आप तिरछा काटोगे तो फ्री एंड्स बनते हैं। अब जैसे इसको कट करेंगे तो इसके टुकड़े कैसे बनेंगे, देखो यहां से कट किया तो ये कट गया, AATTC ये अलग हो गया, ये देखिए इधर देखिए ये CTTAA और ये G यहां चला गया। अब देखिए ये है ओब्लिक कट, यहां तक तो दोनों डीएनए स्ट्रैंड बराबर है, ये एक्स्ट्रा निकला हुआ है, इधर भी यहां से बराबर है, ये पार्ट एक्स्ट्रा निकला हुआ है। ये जो एक्स्ट्रा निकला है इसको हम फ्री एंड्स कहते हैं। ये फ्री एंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो इनको स्टिकी एंड भी कहते हैं। एनसीईआरटी ओवर हैंगिंग, स्ट्रेचेस और स्टैगर्ड एंड भी बोलती है, ठीक है। तिरछा काटने से फ्री एंड्स बनते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो जब भी पास पास लाओगे फिर से जुड़ने में हेल्प करते हैं, तो ये बड़ा यूजफुल है। और इनको जोड़ने का काम कौन करेगा? टुकड़े काटा तो किसने? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने। जोड़ेगा कौन? लाइगेज, अभी मैंने पहले भी बताया था। तो ये कह रहा है, ठीक है, स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, तो ये बात सही है। लेकिन क्या ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से रिलेटेड? अपने को क्या पूछ रहा है? रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करनी है। अभी और देखिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस। देखिए ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाकर के डीएनए पर बाइंड करता है और उस पर घूमता है, उस पर इंस्पेक्शन करता है, उस पर घूमता है, और जहां उसको उसका पैलिंड्रोम मिलता है वहां काटता है, ठीक है। हर किसी जगह नहीं काटता, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नाउ दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट, और ये पैलिंड्रोम पर कट करते हैं, ये भी सही है। नीट 2020 का ये जो क्वेश्चन था, ये स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज किया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां तो चारों स्टेटमेंट सही दिख रहे हैं, गलत क्या? कुछ भी नहीं। और इसीलिए लोगों को, स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन रहा, अब इसमें आंसर कैसे निकालें। देखिएगा स्टेटमेंट सारे सही हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है कि हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रेस्पेक्ट में बात करनी है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए बिल्कुल ठीक है, सेकंड ऑप्शन लाइगेज के लिए सही है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए तो नहीं है ना, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के, तो हम अपना आंसर यहां पर क्या करेंगे? सेकंड। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, बिल्कुल सही है। आपसे पूछ रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रेस्पेक्ट में क्या सही है और क्या गलत है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रेस्पेक्ट में तो 3 ऑप्शन सही है, ये सेकंड ऑप्शन जो है ये लाइगेज के रेस्पेक्ट में है, इसलिए हमें ये आंसर देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड ये 20 का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक और। A specific recognition sequence identified by endonuclease to make cut at specific position within the DNA। ये 21 का क्वेश्चन है, देखो हर साल क्वेश्चन आ रहा है इसमें, ठीक है। अब ये वही बात कह रहा है कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में जो पर्टिकुलर डीएनए में पर्टिकुलर पोजीशन पर कट करते हैं, तो वो पोजीशन कौन सी है, ठीक है। स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए इज पोलीएटेल, पोलीएटेल नहीं होती, पोलीएटेल तो एचएनआरएनए में होती है, एचएनआरएनए प्रोसेसिंग में एमआरएनए में लगाते हैं, ये नहीं होगी। डिजेनरेटेड प्राइमर सेक्शन, जी नहीं, प्राइमर वगैरह की चीज पीसीआर में काम आती है। ओकाजाकी सेगमेंट डीएनए रिप्लिकेशन में काम आते हैं। यहाँ जो काम आएगा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यही हमारा आंसर होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए में जिस साइट पर कट करते हैं वो साइट कौन सी है? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड साइट, इसको हम रेस्ट्रिक्शन साइट भी बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका? 4, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन और हैं। एक और देखिए, नीट 2022 का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, पढ़ते हैं चलिए इसको। स्टेटमेंट 1, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिकॉग्नाइजेज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। ये जो है जिस जगह कट करता है उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहता है। अभी जस्ट पहले भी क्वेश्चन वही आया, वही वापस आया। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में नहीं कट कर रहे हैं, सेंटर के आसपास कट करते हैं, और तभी ये तिरछा कटिंग होता है, फ्री एंड्स बनते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट तो दोनों सही है।
ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, 2 ऑल करेक्ट एंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो वास्तव में हमारा आंसर क्या हुआ, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस की लोकेशन एनसीईआरटी में भी बताऊं। ये मैं सारे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के क्वेश्चन एक साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो चैप्टर का पहला हिस्सा है। ओके, अब देखिए इसके अलावा मैंने जैसा कहा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक एग्जांपल एनसीईआरटी देती है इको R1, और इको R1 की साइट जहां वो कट करते हैं, अभी मैंने लिखी थी GAATTC, उस पर ही 2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चन, देखिए ये रहा नीट 2020 का क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इको R1। इको R1 कौन सी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, इको R1 के रेस्ट्रिक्शन साइट अपने को ध्यान रखनी है, मैंने अभी बताया था आपको GAATTC, और इधर इसमें जो है ये 5 एंड रहता है, इधर 3 रहता है, 5 to 3 यूं चलेंगे, तो सामने हो जाएगा CTTAAG, यहाँ 5 और ये 3 रहेगा ऐसे। ठीक है, अब ये अपने को पता होनी चाहिए, आंसर भी वैसे आ जाए। अब देख लो कौन से ऑप्शन के साथ ये मैच कर रहा है, 5 to 3 में GAATTC, अब ये तो CTT 5 to 3 देखा जाए तो ये रहा GAATTC, और 3 to 5 में ये उल्टा चलेगा इधर CTTAG, मतलब इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3rd। कुछ भी नहीं है, इको R1 का पैलिंड्रोम पूछा है, डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं। सेम ये का ये क्वेश्चन जो कि 20 में आया है, ये का ये क्वेश्चन एक बार और आया, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए अगला जो क्वेश्चन एक और आप देखेंगे, इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ DNA विच वन कैन बी कट इजीली बाय पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट। इसमें भी रेस्ट्रिक्शन साइट ही पूछी, और अब आपने को इसमें पैलिंड्रोम पहचानना, भाई कौन सा DNA सेगमेंट रेस्ट्रिक्शन साइट होगा, तो पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम पहचानो, देखो ये GAATTC 5 to 3, और इधर भी 5 to 3 पढ़ोगे तो GAATTC, ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये पैलिंड्रोम है। इधर देखो CTCAGT, ये अगर साइट है 5 to 3, इधर यहाँ ACT आ रहा, अगर आप 5 to 3 पढ़ रहे हो तो ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, इधर देखो GTATTC, ये 5 to 3, इधर ये GAA आ रहा है तो ये भी नहीं हुआ। 5 to 3 दोनों तरफ सेम आना चाहिए, GATACT, इधर देखिए GAGT हो गया, ये भी गलत हो गया। मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है यही एक सही पैलिंड्रोम है, और जो पैलिंड्रोम होता है वही रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन मैंने अभी 5-7 क्वेश्चन बताए, ये सब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब आप देखिए जरा एनसीईआरटी पे चलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में क्या क्या चीजें दे रखी है। चैप्टर की शुरुआत से अगर देखा जाए तो शुरू में तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, उसके बाद आप देखिए टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इसमें हमारा पहला पार्ट आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, और इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी 1963 में क्या रखी है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो पहला डिस्कवर हुआ वो नाम ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया है, हिंद सेकंड। ठीक है, और ये हमेशा एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर कट करता है, जिस सीक्वेंस पर कट करते हैं उसको रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस बोला जाता है। ये नंबर्स ध्यान रखिएगा कि अब तक 900 से ज़्यादा एंजाइम 230 डिफरेंट बैक्टीरिया से मिल चुके हैं। इन एंजाइम के नाम देने का भी अपना एक तरीका है, नेमिंग का जो सिस्टम है, फर्स्ट लेटर हमेशा जो है वो बैक्टीरिया के जीनस से आता है, और सेकंड और जो अगले 2 लेटर हैं वो स्पीशीज से आते हैं बैक्टीरिया के। ओके, जैसे इको R1 पर पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, एरिस्टेशिया कोलाई RY13, और इसमें R जो होता है वो स्ट्रेन होता है इसका। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम का तरीका, इको R1 में E जो है एरिस्टेशिया CO कोलाई है, और R उसका स्ट्रेन है, और इसके अलावा जो है लास्ट में रोमन नंबर रहता है, तो इको R1 बनता है। ठीक है, तो देखिए एंजाइम कैसे डिस्कवर हुआ, नाम कैसे दिया जाता है, और आगे देखते हैं। इसमें साफ लिख रखा, देखिए ये स्ट्रेन को दिखा रहा है, और फिर रोमन नंबर्स जो होते हैं वो ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया। रोमन नंबर हमेशा बैक्टीरिया से एंजाइम के आइसोलेशन के सीक्वेंस को दिखाते हैं। फिर इसमें देखिए एंजाइम के बारे में एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस दोनों की बात की गई है। ठीक, अब देखिए जो क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट्स थे वो देखिए, exonuclease removes nucleotide from the end of the DNA whereas endonuclease makes cut at a specific position within the DNA। इस लाइन पर भी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट था। इसी तरह से each restriction endonuclease functions by inspecting the length of a DNA sequence। ठीक है, and once it founds its recognition sequence it will bind to the DNA and cut each of the 2 strands of double helix at a specific position in sugar phosphate backbone। ये था हमारा एक और क्वेश्चन यहाँ से बना था कि ये हमेशा
इंस्पेक्शन करता है, पर्टिकुलर साइट पर बाइंड करता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन को ब्रेक करेगा और दोनों स्ट्रैंड में ब्रेक करेगा, ठीक है। और ये देखिए कटिंग का एक तरीका इको R1 की साइट पे दिखा रखा है, GAATTC किस तरह से कट होते हैं और वापस जोड़े जाते हैं, ठीक है। जोड़ने के लिए वही लाइगेज एंजाइम रहता है। पैलिंड्रोम के बारे में बात कर रखी। पैलिंड्रोम वर्ड जो होता है, जैसे मलयालम के एग्जांपल से ये चीज समझा रखी कि दोनों तरफ ऐसे वर्ड जो दोनों तरफ से सेम होते हैं उनको पैलिंड्रोम कहते हैं। डीएनए में भी इसी तरह से दोनों स्ट्रैंड पर सेम। और ये देखिए ये एक एग्जांपल है जिस पर आपको अभी क्वेश्चन देखा था, GAATTC सेम सीक्वेंस एक ही डायरेक्शन में। और देखिए ये लिखा है restriction enzyme cut the strand little away from the center of palindrome site but between the same base on the two bases on the opposite strand, ठीक है। बिल्कुल little away from the center, तभी ये oblique कट करते हैं, ठीक है। ये लिख रखा है देखो, overhanging stretches called sticky ends बनते हैं। और ये जो है लाइगेज के एंजाइम की हेल्प करते हैं, ज्वाइनिंग में वापस लाइगेज ज्वाइन करता है तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में यहाँ तक की जो चीजें दे रखी हैं इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये चैप्टर का पहला हिस्सा था, काफी सारे क्वेश्चन हमने इसमें देखे जो प्रीवियस ईयर में मिलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद अगला जो टूल होता है वो है वेक्टर। वेक्टर को लेकर के भी 2-3 क्वेश्चन हमें मिले हैं पिछले इन 5 सालों में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर वही वेक्टर है जो हमारे डिजायर्ड जीन को लेके जाएगा, ठीक है। ये जीन को ले भी जाता है और साथ में ये जीन का मल्टीप्लिकेशन भी करता है, इसलिए क्लोनिंग वेक्टर बोला जाता है। और एक क्लोनिंग वेक्टर में 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहले तो उसके अंदर एक ORI साइट होनी चाहिए। ORI होगी तभी हम जो है उसको रिप्लिकेट कर पाते हैं, क्लोन कर पाएंगे, ठीक है। अब सेल में अगर चला तो जाएगा लेकिन ORI नहीं है तो रिप्लिकेट नहीं होगा, तो फिर आगे से आगे ट्रांसफर नहीं हो पाता है, तो ORI होनी चाहिए। वेक्टर के अंदर मार्कर जीन होने चाहिए। ये मार्कर जीन हमारी हेल्प करते हैं, जब हम इसके साथ जीन को सेल में भेजते हैं तो सेल में जीन पहुंचा या नहीं पहुंचा इसका पता चलता है वेक्टर के मार्कर जीन से। और वेक्टर के अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन साइट ध्यान रखना, एक टाइप की एक ही साइट होनी चाहिए, एक ही टाइप की रेस्ट्रिक्शन साइट, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हर एंजाइम की एक साइट होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा, देखिए रेस्ट्रिक्शन साइट पैलिंड्रोम है और वहीं जाकर के कटिंग होगी, फिर अपना डिजायर्ड जीन जुड़ेगा। अब अगर कट होने वाली साइट एक है तो ही हमें भी पता रहेगा वो एक ही जगह कटेगा और वहीं जाके जीन जुड़ेगा और RDNA बनेगा। लेकिन अगर एक जैसी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट हुई तो फिर बहुत सारी जगह कट हो जाएगा, तो इतने टुकड़े हो जाएंगे कि आप RDNA नहीं बना पाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, कौन सा फीचर जो है नॉट ए डिजायरेबल फीचर। प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन, क्या ये होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, मार्कर जीन से रिकॉग्नाइज होगा। प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक साइट होनी चाहिए, ये बात भी सही है। प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्नाइजेशन साइट, जी नहीं, ये गड़बड़ है। एक से ज्यादा साइट होगी प्रॉब्लम रहेगी, ये डिजायरेबल नहीं है। प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, इसी को हम ORI कहते हैं, ये भी सही है। तो क्या डिजायरेबल नहीं है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है, ये डिजायरेबल नहीं है। रेस्ट्रिक्शन साइट एक एंजाइम की एक ही साइट होनी चाहिए। क्लियर? नाउ इसी तरह से देखिए अगला एक और क्वेश्चन, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA इन वेक्टर। जब हम वेक्टर में अपना जीन लिंक करते हैं, जोड़ते हैं, अब ये इसको क्लोनिंग करता है, रिप्लिकेट होता है। कोई भी DNA ध्यान रखिएगा रिप्लिकेट तब होता है जब उस DNA के अंदर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन ORI होती है। ORI न केवल रिप्लिकेशन की साइट है बल्कि ORI जो होती है ये भी तय करती है कि किस स्पीड से रिप्लिकेशन होगा, कॉपी नंबर डिसाइड होगा, ज्यादा कॉपी बनेगी, कम कॉपी बनेगी। तो ये चीज कौन रिकॉग्नाइज करता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, रिकॉग्नाइजेशन साइट, सेलेक्टेबल मार्कर, ORI साइट। तो सीधी सी बात है, कॉपी नंबर किससे डिसाइड होगा? वेक्टर के अंदर ORI कॉपी नंबर भी डिसाइड करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन आता है वेक्टर के एग्जांपल्स पर। NCERT में एक वेक्टर हमें मेन लीड समझाया गया, वो है PBr322। ये NCERT में दे रखा है, पूरा डायग्राम भी दिया हुआ है, वो भी आपको ध्यान रखना है, PBr322। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज के बारे में भी NCERT ने बात करी है, ठीक है। लेकिन NCERT में ही
जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर में जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का टॉपिक है, वहां हमें दो वेक्टर बताए हैं, बीएसी और वाईएसी। तो ये जो वाईएसी और बीएसी है, ये दोनों वेक्टर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में काम आए, आपको वहां मिलेंगे। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो ये दोनों भी वेक्टर हैं, बड़े बड़े सेगमेंट ले जाते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज वेक्टर है, पीबीआर 322, ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है। तो कौन सा वेक्टर नहीं है ये पूछा है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा ये प्रोब। प्रोब जो होता है ये वेक्टर नहीं है, प्रोब होता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीएनए सेगमेंट, डीएनए या आरएनए सेगमेंट, जिसको हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, रेडियो एक्टिव बनाते हैं, और ये आइडेंटिफाई करने के लिए बनता है। ठीक है, ये वेक्टर नहीं है, जीन ले जाने में काम नहीं आता। क्लियर? तो कौन सा प्रोब नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, कौन सा वेक्टर नहीं है, तो आंसर होगा प्रोब। अब देखिए वेक्टर के बारे में हमें एनसीईआरटी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद जो अगला टॉपिक होता है उसमें क्लोनिंग वेक्टर मिलता है। देखिए ये रहा क्लोनिंग वेक्टर में, एक तो ये बैक्टीरियोफेज की बात की जा रही है यहाँ पर, इसके अलावा प्लाज्मिड की बात की जा रही है, दो वेक्टर यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, बाकी इन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज जो हम अभी बात कर रहे थे, ओआरआई होती है। ठीक है, ये सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, व्हेन डीएनए लिंक्ड, इससे लिंक किया जाता है, और ये कॉपी नंबर भी डिसाइड करता है, और इसीलिए यहाँ पर हाई कॉपी नंबर की भी बात की गई है, हाई कॉपी नंबर। इसके अलावा सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए, और ये रिकॉग्नाइजेशन साइट यानी कि रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। साफ लिखा है कि सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्नाइजेशन साइट इन वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट एंड इट कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, पूरा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, और पीबीआर 322 का ये डायग्राम दे रखा है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इस पर क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी साइट से क्या है, ये पूरा का पूरा अच्छे से आना चाहिए वेक्टर के बारे में। क्लियर? तो ये हमारे चैप्टर का पहला पार्ट था, वेक्टर और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इसके बाद में हम चैप्टर के दूसरे हिस्से पर आते हैं, जो है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब ये है कि किस तरह से डिजायर्ड जीन निकाला जाता है, आरडीएनए बनाते हैं, और उसको फिर होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं। ये पूरा प्रोसीजर है जो एनसीईआरटी ने स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, ये नीट 23 का ही क्वेश्चन है। देखिए, ठीक है, मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दिस स्टेप इन ए करेक्ट सीक्वेंस। पूरे प्रोसीजर की मेन स्टेप्स दे रखी है, आपको इसको सही ढंग से अरेंज करनी है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, अपन पढ़ लेते हैं, 4 स्टेप्स दे रखी। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, cutting of DNA at specific location by restriction enzyme, isolation of desired DNA fragment, amplification of gene of interest by PCR। ये 4 इन्होंने सिर्फ 4 स्टेप दी, इनको अरेंज करना है। देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, ठीक है, सबसे पहला काम, अगर आपको देखिए ये स्टेप सारी अगर हम बात करते हैं तो आपको एनसीईआरटी में एक बार प्रोसीजर वाले पार्ट पर लेके चलते हैं, वहां आपको ये सारी स्टेप्स दिखेगी। देखिए यहां से ये प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इस प्रोसेस में पहली देर की आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए आइसोलेट करेंगे। डीएनए आइसोलेट करने के लिए चिल्ड इथेनॉल डाला जाता है, सेल में से प्रोटोप्लाज्म निकालते हैं, उसमें कुछ एंजाइम डाल के फिर हम बाकी चीजें हटा करके फिर डीएनए आइसोलेट करते हैं, और डीएनए आइसोलेट करने के लिए हम चिल्ड इथेनॉल डालते हैं। इस तरह से डीएनए का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एंजाइम, और फिर ये साफ लिखा हुआ देखिए, प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट बाय एडिंग चिल्ड इथेनॉल। तो पहला काम तो क्या है, डीएनए आइसोलेट होना। स्टेप्स देखते हैं पहले अपन। दूसरे स्टेप देखिए, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, फिर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन बाय पीसीआर। तो पहले हमने क्या किया, डीएनए आइसोलेट किया, फिर इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके डिजायर्ड जीन निकाला। अब इस डिजायर्ड जीन का हमने पीसीआर से नंबर इंक्रीज किया, एम्प्लीफिकेशन, क्योंकि जीन तो कम मिलेगा तो हमें नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। पीसीआर से एम्प्लीफाई करेंगे, पीसीआर से एम्प्लीफाई करने के बाद अब इस जीन को जो आरडीएनए बनेगा उसको हम जो है होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर करने के बाद उस सेल का हम लार्ज स्केल पर कल्चर करके प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। ये एनसीईआरटी की कुछ बेसिक सीक्वेंस है। ठीक है, अब हम अपने उस क्वेश्चन को देखते हैं और सीक्वेंस अरेंज करते हैं। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहली सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, सबसे पहला तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए होना चाहिए, ये हमारी पहली सीक्वेंस होनी चाहिए। सबसे पहले डीएनए आइसोलेट करते हैं। सेकंड, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, जो अभी स्टेप्स बताई थी उसी अकॉर्डिंग पहले डीएनए निकाला, अब उसको कट किया। कट करने के बाद तीसरा काम क्या होना चाहिए हमारा, तीसरा काम होना चाहिए उस जीन को जो है पीसीआर से हम एम्प्लीफाई करेंगे, जो जीन आया उसकी संख्या बढ़ाएंगे पीसीआर से, और लास्ट में फिर उसको जो है आरडीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह से हमारी सीक्वेंस बनती है, क्या रहा,
सी, बी, डी और ए, और सी, बी, डी, ए हमारे को मिलता है सेकेंड ऑप्शन में। ठीक है, तो इस तरह से ये तो पूरे प्रोसेस के स्टेप्स को अरेंज करना था। तो एक तो स्टेप्स दिमाग में होनी चाहिए, सबसे पहले डीएनए आइसोलेट करते हैं, फिर डीएनए को कट करते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करके फाइनली डिजायर्ड जीन निकालते हैं। ओके, और डीएनए आइसोलेट कैसे करते हैं, तो हम जिस सेल में से प्रोटोप्लाज्म निकालते हैं उसमें से चिल्ड इथेनॉल डाल के करते हैं। अब जो डीएनए आ गया उसको फिर हम वेक्टर से जोड़ के आरडीएनए बनाते हैं, पीसीआर से एम्पलीफाई करते हैं, होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं, और फिर उसके बाद होस्ट सेल को अलग करके लास्ट में हम उसको लार्ज स्केल पर कल्चर करते हैं। बेसिक आउटलाइन स्टेप बाय स्टेप हमें समझ में आना चाहिए। तो ये तो सारी स्टेप्स का रिकॉग्नाइज। अब देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या था, डीएनए आइसोलेशन, और मैंने आपको बताया कि डीएनए आइसोलेट करने के लिए सेल को हम लाइसिस करेंगे और जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें से हम चिल्ड इथेनॉल निकालें, चिल्ड इथेनॉल से डीएनए प्रेसिपिटेट करेंगे। इस चीज पर देखिए 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत बार पूछा जाता है। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विथ। जैसे हम सेल में से प्रोटोप्लाज्म निकालते हैं तो प्रोटोप्लाज्म इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस बायोमोलिक्यूल, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड सब होता है। अब उसमें से अगर अपने को डीएनए आइसोलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो डीएनए आइसोलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें चिल्ड इथेनॉल मिलाते हैं। चिल्ड क्लोरोफॉर्म नहीं, आइसोप्रोपेनॉल नहीं, मीथेनॉल भी नहीं, चिल्ड इथेनॉल से हम आइसोलेट करेंगे। बिल्कुल सीधे सीधा क्वेश्चन आता है, ये तो 19 का क्वेश्चन है। ठीक इसी तरह से देखिए एक और क्वेश्चन मिलेगा आपको, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट। चिल्ड, अब ये उल्टा पूछा है कि चिल्ड इथेनॉल ऐड करने पर क्या प्रेसिपिटेट आएगा, 21 का क्वेश्चन है, तो सीधी सी बात है इसमें क्या प्रेसिपिटेट आएगा, डीएनए आएगा। सेम ये का ये क्वेश्चन एक बार और आया है, देखिए 5 सालों में क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज भी चेंज नहीं है। ये 23 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का ही। और ये भी क्या है, चिल्ड इथेनॉल ऐड करके क्या प्रेसिपिटेट आएगा, तो डीएनए प्रेसिपिटेट आएगा। समझ में आई बात। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो हमारा पहली स्टेप का जो पहला पार्ट था, यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप थी, इसी में आपको चिल्ड इथेनॉल के बारे में दिया है और ये अक्सर लगातार क्वेश्चन आ रहा है, तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। इथेनॉल डाल करके डीएनए प्रेसिपिटेट किया जाता है। ठीक है, अब डीएनए निकालने के बाद हमारा काम क्या होता है, अब इसमें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट करते हैं। जो अगला पार्ट है कि इसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे और कट करने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए के फ्रेगमेंट अलग करते हैं। ठीक है, और फिर उसमें से हम अपना डिजायर्ड जीन निकालते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाएगा, देखो थोड़ा बहुत तो यहाँ दे रखा, बाकी जो है इस पार्ट का एक पैराग्राफ पीछे के पेजेस में आपको मिलेगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में दे रखा है कि वहां से ये सेपरेट, ये देखिए यहाँ दे रखा है फिर ये किस तरह से डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम है, किस तरह से काम किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। और सब कट करने के बाद हमें डीएनए अगर देखना होता है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डीएनए फ्रेगमेंट जो है स्टेनिंग के बाद ही देखा जाएगा। स्टेनिंग किया जाता है इथिडियम ब्रोमाइड से और फिर इसको यूवी लाइट के अंदर जो है देखा जाएगा। तो ब्राइट ऑरेंज कलर के हमें डीएनए के बैंड्स दिखेंगे एक्सपोज टू यूवी लाइट। ठीक है, और ये जो है ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस में किस तरह से डीएनए रन होते हैं, कैसे वो देखा ही जाते हैं, इसी पर हमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया। जैसे मैंने कहा चिल्ड इथेनॉल पर ही 3-4 क्वेश्चन आ गए, ऐसे का ऐसा ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर भी आपको अगले कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अब जो अभी मैं बता रहा था उसी पर क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन देखिए। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। आपको ध्यान रखना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए साइज के अकॉर्डिंग मूव करता है। अगार की जेल होती है और टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये मूव करता है, क्योंकि डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज। जो सबसे छोटा सेगमेंट होगा वो सबसे आगे और जो सबसे लंबा सेगमेंट होगा वो सबसे पीछे। ये तो जेल में रन करने का तरीका है। अब डीएनए फ्रेगमेंट देखना है तो जेल के अंदर नेकेड आई से कुछ नहीं दिखता, एक तो स्टेन करना पड़ेगा और फिर लाइट भी यूवी चाहिए। स्टेन किससे करते हैं ये बार बार पूछा जाता है, और वो दिखाई कैसा देता है, कौन सी लाइट होती है, दोनों तीनों चीज आती है। तो ये जो चीज कह रहा है विजुअलाइज विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से हम विजुअलाइज करेंगे, एसिटोकार्बन इन यूवी रेडिएशन, इथिडियम ब्रोमाइड इन इंफ्रारेड रेडिएशन। अब इथिडियम ब्रोमाइड तो सही है लेकिन इंफ्रारेड नहीं, और इधर ये
यूवी तो है लेकिन एसिटोकार्बिन नहीं, ठीक है, एसिटोकार्बिन इन ब्राइट ब्लू लाइट ये भी नहीं, इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन। तो हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस की जेल में डीएनए विजुअलाइज करने के लिए उस जेल को पहले इथिडियम ब्रोमाइड में रखना होगा और फिर यूवी लाइट में देखेंगे, तब हमें ये ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे। ये बात काफी बार पूछी जाती है, चिल्ड इथेनॉल और इन दोनों के ऊपर खूब क्वेश्चन आए, अच्छे से याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया फोर्थ। अब देखिए सेम इस तरह के क्वेश्चन और मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 21 का क्वेश्चन है। डीएनए स्ट्रैंड ऑन अ जेल स्टैंड विद इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड इन यूवी रेडिएशन। यहाँ सब लिख रहा है वो कि इथिडियम ब्रोमाइड से स्टैंड किया, यूवी में देखा तो कैसा दिख रहा है ये पूछा गया है। तो किस कलर का दिखेगा? ब्राइट ब्लू बैंड्स, येलो बैंड्स, ऑरेंज बैंड, रेड बैंड। तो ये डीएनए हमेशा कैसे दिखते हैं? ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे जेल के अंदर। ओके, अब देखिए ये का ये सेम क्वेश्चन हमें और मिलता है एक और, नीट 23 लास्ट ईयर में भी यही सेम क्वेश्चन आया है कि अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टैंड विद इथिडियम ब्रोमाइड विल शो। सेम क्वेश्चन है, मैंने कहा चिल्ड इथेनॉल, इथिडियम ब्रोमाइड, यूवी लाइट, ऑरेंज कलर, ये बहुत बार लगातार पूछे जा रहे हैं, इस बार भी आने की संभावना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी वापस हमारा आंसर क्या हो जाता है? ब्राइट ऑरेंज कलर। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस पे 4-5 क्वेश्चन आ गए हर साल। ठीक है, ये 22 का क्वेश्चन है। देखिए, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टैंड बाय यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड। अपने को क्या पूछा है? नॉट ट्रू निकालना है। तो ये तो सही बात है कि इथिडियम ब्रोमाइड से स्टैंड होता है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड डीएनए बैंड्स ऑन द जेल। ये गलत है। ठीक है, डीएनए के बैंड्स ब्लू कलर के नहीं आते, ये दो चीजें मिक्स कर दी। क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट से ब्लू कलर आना ये काम सेल का है, जो हम जीन ट्रांसफर करने के बाद मिलता है, आगे बात करेंगे उस पर। ठीक है, जेल के ऊपर जो होता है इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद यूवी में ब्राइट ऑरेंज कलर आता है, ये नहीं आता ब्लू कलर क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट। ये इन्होंने दो चीजें मिक्स कर दी, तो ये गलत है। ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रेजेंस इन द जेल व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। बिल्कुल ठीक बात है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए बैंड्स फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। ये भी सही बात। जब हम स्टेन कर लेते हैं और हमें वो ऑरेंज कलर के बैंड्स दिख रहे हैं, हम उसमें से डीएनए के एक बैंड को काट के भी निकाल सकते हैं। कट करके निकालने के प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें सही है। क्या सही नहीं है? तो हमारा आंसर होगा सेकंड आंसर होगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले इस पार्ट में मिलेंगे। यहाँ सारी चीज दे रखी, देखिए इल्यूशन के बारे में दिया है, यूवी लाइट वगैरह। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यानी कि डीएनए हमने आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद पहले डीएनए आइसोलेट किया चिल्ड इथेनॉल से, उसके बाद उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, और इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम स्टेन करके देख भी सकते। अब उसके बाद में जो हमारे को डीएनए जीन आया, हम उसका नंबर बढ़ाते हैं। तो अगला पार्ट आता है पीसीआर। पीसीआर एक और इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पीसीआर इस चैप्टर में भी और अगले चैप्टर में दोनों में आता है। तो पीसीआर के बारे में दिया है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन 3 स्टेप में चलता है ये, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। ठीक है, ये एक मशीन है जिसके अंदर ट्यूब के अंदर हम डीएनए ले लेते हैं और सारी जरूरी चीजें इसमें न्यूक्लियोटाइड, एंजाइम्स वगैरह सारी चीजें, प्राइमर सब डाल देते हैं। ठीक है, अब पीसीआर के अंदर एक तो एंजाइम बड़ा स्पेशल होता है, हीट रेजिस्टेंट टेक पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज, टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। और यहाँ सबसे पहले डीनेचुरेशन किया जाता है, जो कि करीब 94 डिग्री टेम्परेचर पर करते हैं। तो 94 डिग्री पर क्या होता है? दोनों स्ट्रैंड इस तरह से अलग हो जाते हैं और इस काम को कहते हैं डीनेचुरेशन। फिर जो है अगला 54 डिग्री के आसपास लेकर आते हैं। 54 डिग्री पर क्या होता है? प्राइमर जुड़ जाते हैं। देखिए दोनों तरफ प्राइमर जुड़ गए, प्राइमर का जुड़ना एनीलिंग कहलाता है 54 डिग्री पर। फिर उसके बाद 72 डिग्री पर ले जाते हैं, तो 72 डिग्री पर एक्सटेंशन की स्टेप होती है। इसमें जो है ये रहा टेक पॉलीमरेज एंजाइम। टेक पॉलीमरेज एंजाइम नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज से थोड़ा अलग है, ये हीट रेजिस्टेंट है और हाई टेम्परेचर पर काम करता है। ठीक है, जो कि थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से मिला था। ये क्या करता है? इस प्रोब के आगे पूरा डीएनए बना देता है और देखिए एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए। तो पीसीआर में एक तो स्टेप्स पूछी जाती हैं, 3 स्टेप की साइकिल है, डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, एनीलिंग। टेम्परेचर ध्यान रखना 94, 54, 72। एंजाइम कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज या टेक पॉलीमरेज, जो कि थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से मिलता है, जो कि हमें यहाँ पर आगे
इसके पार्ट के अंदर भी हमें दे रखा है हीट रेजिस्टेंट एंजाइम होता है ये, जिससे कि ये हमें मिलता है। तो पीसीआर के बारे में दे रखा है, पीसीआर हमारे जीन को मल्टीप्लाई करने में काम आता है। अब देखिए इस पीसीआर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें आगे मिलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन पीसीआर, कौन सा पीसीआर के लिए जो है करेक्ट सीक्वेंस है। ओके तो अब अभी मैंने आपको बताया पीसीआर की 3 स्टेप की सीक्वेंस है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। क्लियर, तो डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन करेक्ट सीक्वेंस ये रही, पहले डीनेचुरेशन फिर एनिलिंग फिर एक्सटेंशन, तो हमारा सही आंसर होगा सेकंड। पीसीआर की स्टेप्स क्या क्या है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भी पीसीआर से, पहले वाले में तो तीनों स्टेप पूछी गई थी। अब ये जो क्वेश्चन जो पिछला था इसमें तो देखिए स्टेप्स पूछा गया है, ये 21 का क्वेश्चन है, 3 स्टेप से सीक्वेंस ध्यान रखनी, टेम्परेचर ध्यान रखना है ना। उसके बाद में नेक्स्ट ये भी 21 का ही क्वेश्चन, देखिए एक ही साल में 2 क्वेश्चन आए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर, इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन इन द बिगिनिंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ पीसीआर विल बी अफेक्टेड फर्स्ट। अगर हम जीन को एम्पलीफाई कर रहे हैं यानी कि पीसीआर कर रहे हैं और हमने शुरू में हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, तो पीसीआर की कौन सी स्टेप अफेक्ट होगी। ठीक है, तो अब बड़ी सिंपल सी बात है, सबसे पहली स्टेप कौन सी थी, डीनेचुरेशन, वहीं चाहिए 94 डिग्री का टेम्परेचर, फिर तो टेम्परेचर कम कर देते हैं। तो हाई टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो डीनेचुरेशन नहीं होगा, तो कौन सी स्टेप अफेक्ट होगी, फर्स्ट वाली अफेक्ट होगी, डीनेचुरेशन। ओके, क्योंकि इसी में हमें 94 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है, डीनेचुरेशन अफेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हमें पीसीआर से मिलता है, नीट 22 का क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है पीसीआर से रिलेटेड। देखिए पहले असर्शन पढ़ते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब है डीएनए के नंबर इंक्रीज करना, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है डीएनए एम्प्लीफिकेशन में काम आता है। बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट है बिल्कुल स्टेटमेंट। रीजन, द एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज ए सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये कोई रीजन नहीं हुआ, पीसीआर एम्प्लीफिकेशन में काम आता है ये अलग चीज है, और ये रीजन में क्या बता रहा है, एम्फिसिलिन जो है वो सेलेक्टेबल मार्कर जीन की तरह काम आता है। मैंने आपको बताया था वेक्टर में मार्कर जीन होते हैं, और आपको पीबीआर के अंदर आपको एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन जीन भी मिलेंगे। तो ये जो जीन होते हैं ये सिलेक्शन में काम आते हैं। जिन सेल के अंदर आरडीएनए चला जाता है ट्रांसफॉर्मेंट या रिकॉम्बिनेंट, उनके सिलेक्शन में काम आता है। तो ये बात तो सही है कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर जीन, लेकिन इसका असर्शन से कोई लेना देना नहीं। दोनों चीजें अलग अलग हैं, दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, दोनों करेक्ट हैं, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिल्कुल ही अलग अलग दिख रहे हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इनकी फर्स्ट वाला ही आंसर रहेगा। असर्शन और रीजन स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन में कह रहा है कि पीसीआर एम्प्लीफिकेशन में काम आता है, रीजन में ये इसका रीजन नहीं बता रहा, कुछ और ही बात कर रहा है। तो ये दोनों तीनों जो क्वेश्चन थे ये सारे के सारे पीसीआर से रिलेटेड थे। ठीक है, पीसीआर से एम्पलीफाई करने के बाद हम जो है आरडीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं। अब ये होस्ट सेल में जब ट्रांसफर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी सेल में चले जाते हैं, कुछ सेल्स में आरडीएनए जा पाता है, कुछ में नहीं भी जा पाता है। तो अब हमें कोई आंखों से तो दिखता नहीं है, तो कौन सी सेल के अंदर आरडीएनए चला गया और किस में नहीं गया, ये पता लगाया जाता है मार्कर जीन की हेल्प से। ठीक है, और हमें एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन के बेस पर एनसीईआरटी थोड़ा समझाने की कोशिश करती है कि कैसे हम मार्कर जीन से हम ये सेलेक्ट कर पाएंगे कि किस सेल में आरडीएनए गया और किस में नहीं गया। ठीक है, इसीलिए आपको कुछ क्वेश्चन आगे के मिलते हैं। देखिए ट्रांसफर करने का एक तरीका बैक्टीरिया का दे रखा है कि इन जीन गन मेथड, एक जीन गन मेथड होता है जिसको हम बायोलिस्टिक मेथड भी कहते हैं। बायोलिस्टिक मेथड, जीन गन मेथड कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, डीएनए को होस्ट सेल में पार्टिकल्स के थ्रू बम्बार्डमेंट से भेजते हैं। छोटे छोटे गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल बनाते हैं, उन पर डीएनए चिपकाते हैं और तेजी से सेल पर फेंकते हैं। और ये सेल, ये जीन गन या बायोलिस्टिक की हेल्प से जाता है और पार्टिकल सेल में सोता हुआ बाहर आ जाता है, और वो जो डीएनए जो जीन था वो सेल में छूट जाता है। मतलब डिजायर्ड जीन को सेल में भेजने का एक तरीका है कि हम जीन गन से भी भेज सकते हैं। भेजने के कई तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये है। ठीक है, और यहां हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ पर कौन से मेटल के पार्टिकल यूज होते हैं, तो ध्यान रखना ये टंगस्टन और गोल्ड के पार्टिकल यूज होते हैं। ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। अब आप देखिए एनसीईआरटी में आपको ट्रांसफर से रिलेटेड ये चीजें मिलेगी वेक्टर के साथ, कि वेक्टर वाले पार्ट में ही आपको ट्रांसफर वाला पार्ट मिलेगा। देखिए ये तो खैर पीबीआर का
यहाँ ट्रांसफर का पार्ट, ये देखिए बायोलिस्टिक है, देखिए लिख रखा है इन अनदर मेथड सूटेबल फॉर प्लांट, ये प्लांट के लिए ज्यादा सूटेबल है, हाई वेलोसिटी के माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विद डीएनए, ये पार्टिकल बम्बार्डमेंट किया जाता है जिसको बायोलिस्टिक और जीन गन कहते हैं। एक तो ये मेथड है, फिर एक माइक्रो इंजेक्शन का मेथड है, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन में इंजेक्शन की हेल्प से हम सीधा सेल के अंदर जीन इंसर्ट करते हैं, ये एनिमल के लिए सूटेबल है क्योंकि सेल वॉल नहीं होती तो इंजेक्शन लग जाता है। और प्लांट के लिए ज्यादा सूटेबल क्या है, ये बायोलिस्टिक मेथड है, जीन गन से करते हैं। बाकी अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं। प्लांट के अंदर आप देखिए टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से भी ट्रांसफर होता है, एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया सब के लिए ट्रांसफर के मेथड अलग अलग होते हैं। तो थोड़े बहुत मेथड हमें यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन आया था इसमें हमसे पूछा ये गया था कि मेटल कौन सा है, तो टंगस्टन और गोल्ड, जिसकी हेल्प से हम पार्टिकल बनाते हैं और फिर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफर करने के बाद सिलेक्शन की भी बारी आती है, कब हमें सेलेक्ट भी करना पड़ सकता है। एक क्वेश्चन देखिए अगला एक और है, ये क्वेश्चन सिलेक्शन से बेस्ड है। अब इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं। PBr322 has PST1 restriction enzyme site within the gene AMPR that confer ampicillin resistance, ठीक है। जो PBr322 का डायग्राम है उसमें एक एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, और इन जीन के अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, मतलब यहां पर आप इसको काट भी सकते हो। जैसे टेट्रासाइक्लिन में BAMH1 और SEL1 एंजाइम के साइट है, तो एम्फिसिलिन में PST1 और PVU1 एंजाइम की साइट है। तो ये यही कहना चाह रहे हैं, ये PST1 रेस्ट्रिक्शन साइट है एम्फिसिलिन के अंदर। नाउ क्या कह रहा है, इफ दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर इंसर्शन ऑफ ए जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इन ई कोलाई। अब हुआ क्या, ठीक है। अब जरा इसको मैं आपको एनसीईआरटी में लेके चलते हैं, वहां और अच्छे समझ में आएगा, जहां PBR का आपको डायग्राम दिखाई देगा। देखिए ये है PBr322 का डायग्राम। अब देखो ये एम्फिसिलिन का जीन है और इसके अंदर है ये PST1 है। तो अब ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि हमने इस एंजाइम को यूज किया, तो इस एंजाइम ने यहां कट कर दिया, इसको यहां कट करके हमने बीटा गैलेक्टोसाइड बनाने वाला एक जीन इसमें इंसर्ट कर दिया। समझ में आई बात। एम्फिसिलिन के PST1 साइट को कट किया उसी एंजाइम से और यहां बीटा गैलेक्टोसाइडेस का जीन इंसर्ट कर दिया। तो अब इससे होगा क्या एम्फिसिलिन का जीन बचा? अगर आप उसको कट करके बीच में जीन इंसर्ट करते हो उसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। एम्फिसिलिन का जीन तो इनएक्टिव हो गया, टेट्रासाइक्लिन अभी भी बचा हुआ, लेकिन एम्फिसिलिन का जीन इनएक्टिव हो गया और कौन सा जीन बीच में इंसर्ट कर दिया, डिजायर्ड जीन कौन सा, बीटा गैलेक्टोसाइड का। अब ये बन गया आरडीएनए, इसको हमने ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया। तो अब सीधी सी बात है, क्या उस ई कोलाई में एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस आएगा, क्या उस ई कोलाई में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, पहले ये दिमाग लगाओ। अब जैसे हमने यहां जीन लगाया तो बड़ी सीधी सी बात है, एम्फिसिलिन का जीन तो स्प्लिट हो गया, खत्म हो गया, कौन सा बचा है लेकिन, टेट्रासाइक्लिन। अब इसको मैं ई कोलाई में डाल दूंगा तो ई कोलाई में कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, टेट्रासाइक्लिन आएगा, क्योंकि वो जीन तो है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं आएगा। और यही चीज हमारे सिलेक्शन में काम आती है। अब अपन क्वेश्चन को समझते हैं, देखिए अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। ये वही कह रहा है, PST वाली जीन पर अपन ने जीन लगा दिया अपना ना। अब ये क्या कह रहा है, इट विल बी, देखिए इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस नोवल प्रोटीन विद ड्यूअल एबिलिटी। बीटा गैलेक्टोसाइडेस का जीन इंसर्ट किया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो डिजायर्ड जीन है, लेकिन ये ड्यूअल एबिलिटी नहीं होना चाहिए, वो तो एक ही एंजाइम है बस। तो ये चीज इसलिए गलत है कि ड्यूअल एबिलिटी नहीं होता। प्रोटीन जरूर बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेस बन जाएगा, लेकिन ड्यूअल एबिलिटी कुछ नहीं होती। Now it will not be able to confer ampicillin resistant to the host cell. अब ये वाला आरडीएनए जब हम होस्ट में डालेंगे तो क्या होस्ट में एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि एम्फिसिलिन के जीन को काट के तो जीन लगाया। तो ये बात तो सही लग रही है। The transformed cell will have the ability to resist ampicillin as well as produce beta galactoside. ये कह रहा है कि वो जो रिकॉम्बिनेंट सेल है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेस भी बनाएगी और साथ में वो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट भी होगी। गलत, क्योंकि एम्फिसिलिन का जीन तो काट के तो लगाया, तो ये बात नहीं, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। इट विल लीड टू द लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल, होस्ट सेल का लाइसिस कुछ नहीं होगा, ये वैसे भी ठीक नहीं है। तो क्या चीज सही रहेगी, सेकंड आंसर रहेगा कि जैसे ही हम एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के PST1 साइट पर बीटा गैलेक्टोसाइड का जीन इंसर्ट करते हैं तो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन खत्म हो जाता है। ऐसे प्लाज्मिड को जब हम होस्ट में ट्रांसफर करते हैं तो होस्ट में भी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं आता। उसी अकॉर्डिंग अपने को ये क्वेश्चन करना है।
ये ट्रांसफर का किस तरह से मार्कर जीन काम आते हैं सिलेक्शन वगैरह में, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ओके, और सिलेक्शन वगैरह होने के बाद जब हमें रिकॉम्बिनेंट सेल मिल जाती है, ठीक है, तो लास्ट काम क्या होता है, ये रिकॉम्बिनेंट सेल बहुत थोड़ी सी होती है, तो इन रिकॉम्बिनेंट सेल को हम कल्चर करके बढ़ाते हैं, और कल्चर करके बढ़ाते हैं, और कल्चर करने के लिए हमारे पास होते हैं स्पेशल कंटेनर, जिसको हम कहते हैं बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर में लार्ज स्केल पर कल्चर करते हैं, सेल का नंबर भी बढ़ता है और जो प्रोडक्ट वो बना रही है वो भी लार्ज क्वांटिटी में मिलता है, फिर उसको हम अलग करते हैं और उसको प्यूरिफाई करके सेपरेट करके फिर यूज करते हैं। तो इसलिए लास्ट स्टेप होती है कि हम इसको लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करें, और इसके लिए हमारे पास में होते हैं बायोरिएक्टर। एक क्वेश्चन भी हमसे 2019 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट is essentially required for growing microbes on a large scale for industrial production of enzyme। माइक्रोब्स को, सेल्स को, एंजाइम या कुछ भी प्रोडक्शन के लिए लार्ज स्केल पर ग्रो करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल ओवन, बायोरिएक्टर, बीओडी इंडिकेटर, इंक्यूबेटर और स्लज डाइजेस्टर। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर काम आता है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर के अंदर जो है हम लार्ज स्केल पर कल्चर करते हैं। चैप्टर में आपको लास्ट स्टेप में ये चीज मिलेगी इंसर्शन के बाद। ये देखिए, ये है ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ये लास्ट स्टेप है, और इसमें फिर हमें ये बायोरिएक्टर के बारे में सारी चीजें दे रखी है। दो तरह के बायोरिएक्टर भी दिखा रखे हैं, एक सिंपल स्टिर्ड टैंक टाइप और एक स्पार्स्ड स्टिर्ड टैंक टाइप। बायोरिएक्टर का डायग्राम बनाने को नहीं आएगा, बायोरिएक्टर क्या होता है ये आता है, और इन दोनों बायोरिएक्टर को पहचानने के बारे में आएगा। तो ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए आपको डायग्राम ध्यान रखना है कि कौन सा बायोरिएक्टर किस तरह का है। लार्ज स्केल पर बायोरिएक्टर में कल्चर करते हैं, वहीं से प्रोडक्ट मिलता है, फिर उस प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं और फिर यूज करने के लिए तैयार करते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर था प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इस चैप्टर के अंदर कुल मिलाकर कैसे हम डिजायर्ड जीन निकालते हैं और किस तरह से फिर हम उसको ट्रांसफर करते हैं, लास्ट में कैसे लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वेक्टर, इन सारी चीज़ों को दे रखा है। बहुत सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है, लेकिन काफ़ी स्कोरिंग है। अब इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, खूब क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद डीएनए आइसोलेट कैसे करते हैं, चिल्ड इथेनॉल, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, इथिडियम ब्रोमाइड, ये सारी बातें। इसके अलावा पीसीआर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू के पर बेस्ड इस चैप्टर की सारी चीज़ें डिस्कस करी। टोटल आप देखिए 24 क्वेश्चन हैं छोटे से चैप्टर में, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी सारे आए हैं। तो उम्मीद है आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करने में मदद मिली होगी। बाकी इस चैप्टर को और अच्छे से तैयार करके जाइएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष माहेश्वरी, डिप्टी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन कोटा। योद्धा रिवीजन सीरीज में बच्चों आज हम रिवाइज करेंगे बायोटेक का अगला चैप्टर, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। पहले हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस रिवाइज कर चुके हैं। अब हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करेंगे, और इसको भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन के बेस पर ही रिवाइज करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि बायोटेक की यूनिट काफ़ी छोटी यूनिट है और उसमें 2 छोटे छोटे चैप्टर हैं, लेकिन इनमें से क्वेश्चन हर साल काफ़ी आते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर था बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, पिछले 5 सालों में अगर देखें तो उसमें से थे 24 क्वेश्चन, और अगला जो चैप्टर हमारा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें से पिछले 5 सालों में आए हैं करीब 17 क्वेश्चन। यानी कि बायोटेक के दोनों चैप्टर को मिला करके पिछले 5 सालों में 41 क्वेश्चन आए हैं। यानी कि अगर हम एवरेज बात करें तो पूरी बायोटेक की इस छोटी सी यूनिट से हर साल कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी स्कोरिंग और काफ़ी ईजी पार्ट है। पिछले चैप्टर में प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी समझते हैं, कैसे हमने डिजायर्ड जीन आइसोलेट किया, फिर कैसे उसको हमने आरडीएनए बनाया और ट्रांसफ़र किया। तो वो चैप्टर हमारा टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन करता है। ये जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें उसी आरडीएनए टेक्निक का एप्लीकेशन है कि अब तक हमने जीन ट्रांसफ़र करके क्या क्या एप्लीकेशन, क्या क्या ऑर्गेनिज्म तैयार किए हैं। एप्लीकेशन वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमें 2 मेन एप्लीकेशन दिए हैं। बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन एंड मेडिसिन में एप्लीकेशन। हम प्लांट्स के अंदर भी काफ़ी जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और हमने बहुत सारे प्लांट्स में अलग अलग पर्पज से जीन ट्रांसफ़र किए हैं और तरह तरह के ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए हैं। तो हमें चैप्टर के पहले हिस्से में जहाँ के एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन है, अलग अलग तरह की ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में बताया जाता है, जिनमें से बीटी कॉटन और आरएनए इंटरफेरेंस को एनसीईआरटी काफ़ी डिटेल में समझाती है, बाकियों का केवल एग्जाम्पल्स देती है।
फिर उसके बाद में मेडिकल एप्लीकेशन है जिसके अंदर इंसुलिन फॉर्मेशन, जीन थेरेपी, डायग्नोसिस के कुछ हमें एप्लीकेशंस मिलते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, टू द पॉइंट एनसीईआरटी से इसके एग्जांपल्स आते हैं। हम इसके पिछले 5 सालों के 2019 से लेकर 23 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे चैप्टर के सीक्वेंस में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला जो हमारा क्वेश्चन है 2019 का, और क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। एनसीईआरटी में हमें एक जगह पर एक एग्जांपल दिया है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस एक तरह का ट्रांसजेनिक प्लांट है, ट्रांसजेनिक क्रॉप है, और इस गोल्डन राइस के अंदर ये गोल्डन कलर का राइस है और इसके अंदर कैरोटीन का जीन ट्रांसफर किया गया। कैरोटीन की वजह से इसका कलर गोल्डन हो गया। राइस कार्बोहाइड्रेट स्टार्च प्रोवाइड करता है, वो एज सच है, और कैरोटीन जो होता है वो विटामिन ए का सोर्स होता है। तो जैसे कैरोटीन का जीन इसमें ट्रांसफर किया गया, अब ये राइस गोल्डन राइस हो जाता है और ये विटामिन ए रिच होता है, और इस राइस से हमें स्टार्च के साथ साथ विटामिन ए भी मिलता है। सो इट्स अ वेरी यूजफुल ट्रांसजेनिक क्रॉप। उसी पर हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, हमसे पूछा है कि इसमें क्या ट्रू है। इट इज ड्राउट टॉलरेंट डेवलप्ड यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। ध्यान रखिएगा, गोल्डन राइस ड्राउट टॉलरेंट नहीं है, ये विटामिन ए रिच होता है। It has yellow grains because of a gene introduced from a primitive variety of rice. अब yellow grain, golden grain तो हैं, लेकिन ये कोई primitive variety of rice से नहीं लिया गया। It is a vitamin A enriched with a gene from daffodil. Daffodil plant का जीन निकाला गया था और वो कैरोटीन का जीन इस प्लांट में ट्रांसफर किया गया, और ये विटामिन ए रिच है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और इट इज ए पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट भी नहीं है। तो गोल्डन राइस के लिए क्या सही है, तो ये एक विटामिन ए रिच राइस है और इसका आंसर होगा थर्ड। आपको गोल्डन राइस के बारे में एनसीईआरटी के अंदर एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन के अंदर आपको पार्ट मिलेंगे। ये देखिए चैप्टर, और चैप्टर का ये पहला पार्ट है एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन। इस एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन के अंदर ये तो जनरल इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये हमें 4-5 एप्लीकेशंस दे रखे हैं। इन 5 एप्लीकेशंस में देखिए एक है ये एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड गोल्डन राइस विटामिन ए एनरिच्ड राइस, यहीं से ये क्वेश्चन बनाया गया। ठीक है, बाकी और भी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन बीटी का और आरएन इंटरफेरेंस 2 एप्लीकेशन हमें डिटेल में दिए हैं, यानी कि जो पेस्ट रेजिस्टेंस वाली जो बात है उस पर ज्यादा बात की गई है, बाकी के केवल आपको नाम एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो गोल्डन राइस की बात हुई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला एप्लीकेशन। अब हम देखिए पिछले 5 सालों में, और बल्कि हर साल बीटी में से एक नए क्वेश्चन आता रहता है। अब बीटी प्लांट्स, बीटी कॉटन को लेकर के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, जरा हम उनको डिस्कस करते हैं। बीटी कॉटन वैरायटी दैट हैज डेवलप्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis इज रेजिस्टेंट टू। बीटी कॉटन या जितने भी बीटी क्रॉप्स हैं उनके बारे में ध्यान रखिएगा कि इन प्लांट्स के अंदर एक बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis का बीटी जीन ट्रांसफर किया गया है। ये बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis के अंदर एक जीन होता है जिसको हम क्राइजीन कहते हैं, और ये क्राइजीन एक टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है। ठीक है, इससे बैक्टीरिया को तो कुछ नहीं होता, लेकिन इंसेक्ट जब इसको खाता है तो इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, और इसीलिए इस जीन को हम इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। बैक्टीरिया की डेथ क्यों नहीं होती है ये भी बताया जाता है। बैक्टीरिया में ये प्रोटीन इनसोल्यूबल इनएक्टिव क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको क्राई और क्रिस्टल प्रोटीन कहते हैं। तो बैक्टीरिया को कभी दिक्कत नहीं होती, वहां इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे इंसेक्ट इसको खाता है तो इंसेक्ट के मिडगट में जाकर वहां होता है अल्कलाइन मीडियम। इस अल्कलाइन मीडियम में इसके क्रिस्टल डिसॉल्व हो जाते हैं और ये प्रोटीन एक्टिव हो जाता है। इंसेक्ट के मिडगट की एपिथेलियम पर बाइंड करता है ये प्रोटीन, और वहाँ एपिथेलियम में पोर क्रिएट करता है और अल्टीमेटली एपिथेलियम डिस्ट्रॉय करके इंसेक्ट को मार देता है। तो ये बीटी जो है ये कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट के अगेंस्ट काम आता है। इसके इंसॉल्युबल इनएक्टिव क्रिस्टल बनते हैं जो इंसेक्ट की बॉडी में जाकर एक्टिव होते हैं, और वो भी अल्कलाइन कंडीशन में। ये कुछ ऐसी बेसिक बातें जो काफी पूछी गई हैं। यहाँ तो खैर हमसे पूछा गया कि बीटी कॉटन जो है किसके लिए रेजिस्टेंट होगा, तो मैंने आपको बताया कि ये जीन इंसेक्ट को अफेक्ट करता है और इसी वजह से ये किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट होगा, तो हमारा आंसर होगा इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट। अच्छा, सारे इंसेक्ट भी नहीं, सारे इंसेक्ट नहीं, बल्कि कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट। जैसे अगर मैं एनसीईआरटी में बात करूं तो आपको बीटी कॉटन के बारे में काफी सारी चीजें एनसीईआरटी के अंदर भी लिखी मिलेगी, ये देखिए। और इसमें साफ दे रखा है ये बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन दैट किल्स सर्टेन इंसेक्ट्स। ये कौन कौन से हैं? लेपिडोप्टेरन जिसमें आते हैं टोबैको बड वर्म, आर्मी वर्म। फिर है कोलियोप्टेरन जिसमें आती है बीटल्स, और डिप्टेरन्स में आते हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। तो ध्यान रखिएगा कि बीटी कॉटन
या बीटी जो बैसिलस thuringiensis का जो जीन है एक प्रोटीन बनाता है जिससे कौन कौन से इंसेक्ट मरते हैं, लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन, डिप्टेरेंस। ठीक है, ये एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है जो कि इंसेक्ट को मार देता है, लेकिन इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये बैक्टीरिया को किल नहीं करता है। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन it is converted into active form due to the alkaline pH of the gut which solubilize the crystal। मतलब alkaline condition की वजह से solubilize हो जाता है और solubilize होकर के ये active हो जाता है। The activated toxin binds to the surface of midgut epithelial cells, creates pores and causes cell swelling and lysis। इससे ultimately insect की death हो जाती है। ये BT के बारे में दे रखी चीजें, इनको ध्यान रखिएगा। बाकी आगे थोड़ा बहुत बीटी जीन और उसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ये क्राई 1AC, क्राई 2AB कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म, क्राई 1AB कंट्रोल कॉर्न बोरर। ठीक है, तो ये बीटी के बारे में जो एग्जाम्पल्स और जो बेसिक कंसेप्ट दिया है इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसी तरह से। ये तो 2020 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन, व्हाट ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis इन बॉलवर्म। अब प्रोटॉक्सिन जो इनएक्टिव फॉर्म है टॉक्सिन का, वो एक्टिव फॉर्म में किस वजह से कन्वर्ट होता है, क्या चीज उसको ट्रिगर करती है? एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक, बॉडी टेम्परेचर, मोस्ट सरफेस ऑफ मिडगट। तो जैसा मैंने आपको बताया, इंसेक्ट की बॉडी में उसके मिडगट के एल्कलाइन कंडीशन की वजह से ये इनएक्टिव प्रोटीन सोल्यूबलाइज हो जाता है और एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, ये इसका जो भी हमने आपको एनसीईआरटी में बताया था वही आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोजोन्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। अब बीटी के बाद में अगला पार्ट लेते हैं। तो बीटी के बाद अगला जो पार्ट आता है आरएनए इंटरफेरेंस। पेस्ट रेजिस्टेंस में निमेटोड रेजिस्टेंस हमारे सिलेबस में और दिया है, और निमेटोड रेजिस्टेंस बनाया गया है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, जिसको आरएनए-आई कहते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में बेसिक चीज अपने को पता होनी चाहिए, बहुत डिटेल एनसीईआरटी उसके बारे में नहीं बताती है। और आरएनए इंटरफेरेंस को अगर हम देखें, देखिए यहाँ पेस्ट रेजिस्टेंस में आरएनए इंटरफेरेंस की बात की गई है। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस एक नेचुरल प्रोसेस है जो यूकैरियोट्स के अंदर लिखा हुआ है। ऑल यूकैरियोट्स में ये एक मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस है, तो ये नेचुरली होता है। इसके अंदर एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किसी जीन के एमआरएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जीन का एमआरएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है तो जीन का इनिबिशन हो जाता है, जीन एक्सप्रेस नहीं होता, और उस जीन के एक्सप्रेस नहीं होने से पेस्ट कंट्रोल होता है, निमेटोड कंट्रोल हो जाता है। तो एक जीन के एमआरएनए को उसी के कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से डिस्ट्रॉय करना और जीन का इनिबिशन करना, जीन को साइलेंट करना, इसी को हम जीन साइलेंसिंग कहते हैं, इसी को आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ इन इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स एंड प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए। मतलब ये एमआरएनए को डिस्ट्रॉय करके जीन की साइलेंसिंग करता है। अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहाँ से आता है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी एन इन्फेक्शन बाय द वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजोन, ठीक है, दैट रिप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट। तो एक जो नेचुरल तरीका तो ये है कि वायरस के थ्रू या ट्रांसपोजोन के थ्रू ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आता है, और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीन के एमआरएनए को डिस्ट्रॉय करके जीन इनिबिट कर देता है। तो ट्रांसपोजोन को लेकर के ही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब अपन उस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, ट्रांसपोजोन्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रांसपोजोन किस दौरान यूज होंगे, आरएनए इंटरफेरेंस के दौरान, जीन साइलेंसिंग के लिए। तो जीन साइलेंसिंग, ऑटो रेडियोग्राफी, जीन सीक्वेंसिंग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, हमारा आंसर होगा जीन साइलेंसिंग। तो आरएनए इंटरफेरेंस, जीन साइलेंसिंग एक ही बात है, और इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किसी जीन के एमआरएनए को डिस्ट्रॉय करता है, और वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लाने का जो एक सोर्स है वो ट्रांसपोजोन भी होता है। ओके, ये हमारा नीट 2022 का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ऑर्गेनिज्म विद द यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। ये कॉमन क्वेश्चन है जो दोनों चैप्टर का मिलाकर के एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन आया था। इसके अंदर एक तरफ ऑर्गेनिज्म दिए हैं और बाकी इनका यूज दे रखा है। अब देखिए, पहला दे रखा है बैसिलस thuringiensis, थर्मस एक्वेटिकस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, साल्मोनेला टाइफिमूरियम। ये चारों बैक्टीरिया बहुत यूजफुल हैं बायोटेक के अंदर। बैसिलस thuringiensis, अभी हमने कहा बीटी का पूरा कंसेप्ट इसी से आता है। ये क्राई जीन रखता है, क्राई प्रोटीन बनाता है। अब यहाँ देखिए, क्लोनिंग वेक्टर,
कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरडीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए पॉलीमरेज और क्राई प्रोटीन। तो बैसिलस तो सीधी सी बात है क्राई प्रोटीन बनाएगा, ये उसी के लिए रहेगा। थर्मस एक्वेटिकस, ये एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है जिससे हमें एक हीट रेजिस्टेंट डीएनए पॉलीमरेज मिला था जिसको हम टेक पॉलीमरेज कहते हैं, जो पीसीआर में काम आता है, और इसीलिए थर्मस एक्वेटिकस का तो डीएनए पॉलीमरेज से मैचिंग होगी। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये प्लांट में जीन ट्रांसफर का एक तरीका है। इसका एक वेक्टर होता है टीआई प्लाज्मिड जो वेक्टर की तरह काम आता है और नेचुरल जीन ट्रांसफर करता है। तो यहाँ जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है ये क्लोनिंग वेक्टर प्रोवाइड करता है जिसको हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। और साल्मोनेला टाइफिमुरियम, इसके प्लाज्मिड को यूज करके पहला आरडीएनए बनाया गया था, ये पिछले चैप्टर में आपको मिलेगा, और इसलिए साल्मोनेला टाइफिमुरियम फर्स्ट आरडीएनए मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्शन में काम आता है। इस तरह से हम दोनों कॉलम को मैच कर सकते हैं। तो आप देखिए ए का होगा 4 और बी का हो जाएगा 3। हम जरा इसके ऑप्शंस देखें, ए में 4 ए की ऑप्शन में है, बी 3 हो जाएगा, सी 1, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 4। अब ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है और ये आया था क्वेश्चन आपका 2020 में। आप देखिए क्वेश्चन मैच तो कॉलम का है लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आप एक भी मैच कर पा रहे हो ए से 4 तो और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये डायरेक्ट आंसर वैसे ही आ जाता है। ओके, तो ये तो एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन की शुरू की बातें थी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन के बाद मेडिकल एप्लीकेशन में आते हैं। मेडिकल एप्लीकेशन में हमें एनसीईआरटी के अंदर 3 एप्लीकेशन दिए हैं। पहला है इंसुलिन फॉर्मेशन, हमने इंसुलिन का जीन ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया और आज जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया जा रहा है जिसको हम यूमुलिन कहते हैं। अब ये इंसुलिन कैसे बना ये एक अलग मैटर है, और ह्यूमन में इंसुलिन कैसे बनता है ये एक अलग मैटर है। ह्यूमन में इंसुलिन का जो जीन होता है एक सिंगल जीन होता है और उस जीन से एक इनएक्टिव लीनियर चेन बनती है पॉलीपेप्टाइड की जिसको हम इनएक्टिव इंसुलिन प्रो इंसुलिन कहते हैं। ठीक है, इंसुलिन मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर 2 चेन होती है, चेन ए और चेन बी। चेन ए में 30 अमीनो एसिड और चेन बी में 21 अमीनो एसिड, और टोटल मिला के 51 अमीनो एसिड की 2 चेन होती है जो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है। ठीक है, और एक बीच में सी पेप्टाइड होता है जो बनता है प्रो इंसुलिन इनएक्टिव इंसुलिन में होता है, लेकिन बाद में उसको हटा दिया जाता है और फिर रियल जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसमें केवल चेन ए और चेन बी होती है। मैं आपको इस चीज को थोड़ा एनसीईआरटी में भी दिखाता हूँ, फिर अपन इंसुलिन के क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए, ये देखिए जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन। तो जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन से पहले तो ह्यूमन में इंसुलिन कैसे बनता है उसको दिखाया गया। ये डायग्राम में दिख रहा है आपको प्रो इंसुलिन। अब देखिए ये जो है ये इसकी चेन ए है और ये चेन बी है। बीच का जो ये पार्ट होता है ये होता है सी पेप्टाइड। ये सी पेप्टाइड है, ये चेन ए होती है, ये चेन बी है और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है। अब होता क्या, इस सी पेप्टाइड को यहां से काट के हटाया जाता है, प्रोसेसिंग होती है। सबसे पहले तो इस चेन को फोल्ड करके चेन ए और बी को आमने सामने लाया जाता है और उसके बाद सी पेप्टाइड हटा देते हैं। तो देखिए अब ये जो बना ये है इंसुलिन जिसमें चेन ए और चेन बी है और ये सी पेप्टाइड अलग निकाल दिया जाता है। ये ह्यूमन में इंसुलिन बनने का एक तरीका है। ठीक है, हालांकि जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन ऐसे नहीं बनता, क्योंकि अगर हम ये वाला इंसुलिन बनाने का जीन बैक्टीरिया में डाल देते हैं तो बैक्टीरिया भी प्रो इंसुलिन बना देता है, बाकी काम नहीं कर पाता। ये प्रोसेसिंग हमें आर्टिफिशियली करनी पड़ती है जो बहुत मुश्किल काम है। तो 1983 में एक अमेरिकन फार्मा कंपनी एली लिली के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन सबसे पहले बनाया, लेकिन उन्होंने जो इंसुलिन बनाया वो ह्यूमन का नेचुरल जीन नहीं लिया, उन्होंने दूसरे तरीके से बनाया। उन्होंने कहा कि अपने को इंसुलिन में चाहिए क्या, चेन ए और बी तो चाहिए, तो अब एक काम करते, चेन ए का एक अलग जीन बना लेते, चेन बी का अलग जीन बना लेते हैं। ठीक है, चेन ए के जीन को एक इकोलाई में डाल दिया, चेन बी के जीन को दूसरे इकोलाई में डाल दिया और दोनों से हमें एक से चेन ए मिल गया, एक से चेन बी मिल गया। दोनों चेन मिलने के बाद एक ही काम बचा कि दोनों चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा और जोड़ करके इंसुलिन तैयार हुआ। तो ध्यान रखिए जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन जो बनता है उसमें सी पेप्टाइड नहीं बनता। ह्यूमन में जो नेचुरल इंसुलिन बनता है उसमें सी पेप्टाइड बनता है, वो पहले प्रो इंसुलिन बनता है उसके बाद एक्टिव इंसुलिन बनता है। लेकिन जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन में चेन ए और बी के अलग अलग जीन हमने 2 अलग अलग इकोलाई में डाले, उनसे दोनों चेन बनवाई और फिर दोनों को जोड़ के यूमुलिन तैयार किया गया। तो थोड़ा सा फर्क है इनके बनने को लेकर के, इनमें से कुछ चीजें आपको इसके अंदर मिल भी जाएगी। ठीक है, अब सी पेप्टाइड की मैं जो बात कर रहा था वो सी पेप्टाइड आपका जो प्रो हार्मोन प्रो इंसुलिन बनता है उसके अंदर ये होता है। देखो, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, इज रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन। द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग rDNA टेक्नोलॉजी was getting insulin assembled into a mature form. ठीक है, in 1983 Eli Lilly, an American company,
prepared 2 DNA sequence corresponding to A and B, मतलब 2 जीन बनाए उन्होंने A और B के, A and B chains of human insulin and introduced them in the plasmid of E. coli to prepare insulin chain. Chain A and B were produced separately. Chain A और B अलग अलग प्रोड्यूस की गई और उसके बाद उसको निकाल करके डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ करके फिर इंसुलिन तैयार किया गया, जिसे यूमुलिन कहते हैं। ये ह्यूमन इंसुलिन बनाने का एक तरीका था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से इंसुलिन बनाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब उसी इंसुलिन से रिलेटेड देखिए कुछ क्वेश्चंस आए हैं। 2020 का एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्या सही नहीं है। ठीक है, द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। चेन ए और चेन बी तो होती, दोनों जुड़ी भी रहती हैं, लेकिन कौन से बॉन्ड से, ध्यान रखना डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं जुड़ी रहती है, ये स्टेटमेंट गलत है। और देखते हैं, जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई, ई कोलाई में प्रोड्यूस किया गया यूमुलिन। इन ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो इंसुलिन। ह्यूमन में इंसुलिन हमेशा प्रो इंसुलिन के फॉर्म में ही सिंथेसाइज होता है, बाद में उसकी प्रोसेसिंग होकर इंसुलिन बनाया जाता है, ये भी सही बात है। द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड। प्रो इंसुलिन में चेन ए और बी के अलावा एक सी पेप्टाइड भी होता है, इसीलिए वो इनएक्टिव होता है। जब सी पेप्टाइड हटता है तब वो एक्टिव होता है। तो हमसे नॉट करेक्ट पूछा है, तो हमारा पहला ही स्टेट ऑप्शन जो है ये गलत है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से, विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन इंसुलिन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है नीट 2021 का, हर साल आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इसमें। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। ठीक है, सी पेप अब है क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही स्टेटमेंट ढूंढने हैं अपने को। तो ये तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि जो मैच्योर इंसुलिन है उसमें सी पेप्टाइड नहीं होता। सी पेप्टाइड प्रो इंसुलिन में होता है, मैच्योर में नहीं होता। इन इंसुलिन द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड। ठीक है, ये गलत है। आरडीएनए टेक्निक से जो इंसुलिन बनाया गया एली लिली ने, उन्होंने तो सी पेप्टाइड बनाया ही नहीं, उन्होंने चेन ए और बी बनाया और उसको जोड़ दिया, तो सी पेप्टाइड उसमें नहीं होता। द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है, ये नेचुरली ह्यूमन में बनता है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो अब इसमें करेक्ट क्या क्या है, तो आप देखिए बी को छोड़कर ए, सी और डी करेक्ट है, ए, सी एंड डी करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। इंसुलिन के रेस्पेक्ट में ये 3 स्टेटमेंट सही है। देखिए वही सारी चीजें हैं जो घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से हर साल पूछी जाती है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन, ये जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो। इंसुलिन को लेकर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग था। इसमें आप देखिए टोटल 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब इंसुलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारे सही है और इसी में लोग कंफ्यूज हुए। आप पढ़ो जरा इसको। प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड। प्रो हार्मोन, प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है, सही बात है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन वर प्रोड्यूस सेपरेटली इन ई कोलाई, दोनों को अलग अलग ई कोलाई में प्रोड्यूस किया गया। एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड, दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा गया, ये भी बात सही है। इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग्स। देखिए जब तक हम जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन नहीं बना पाए तब तक तो हम इंसुलिन ह्यूमन से तो निकाल ही नहीं पाते थे, और ये इंसुलिन कैटल्स और पिग्स से मिलता था, जिसको बोवाइन इंसुलिन कहते हैं, ये बात भी सही है। ठीक है, प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू मैच्योर एंड फंक्शनल इंसुलिन। अब प्रो हार्मोन जो है, प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, ये भी बात सही है। सम पेशेंट्स डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू द फॉरेन इंसुलिन। जब हम कैटल्स और पिग्स का इंसुलिन लेते थे पहले, तो कई लोगों को उसकी एलर्जी रहती थी, क्योंकि ये है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म का और उसके एंटीजेंस रहते थे, तो बड़ी एलर्जी की प्रॉब्लम रहती थी। अब अगर आप कोई स्टेटमेंट पढ़े तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आपको ये नहीं पूछ रहा कि क्या सही और क्या गलत है। आपसे क्या पूछा है, जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन के रेस्पेक्ट में क्या सही है। अब आप खास बात देखिए, इन 5 में से कौन सा स्टेटमेंट जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए है, तो आप ध्यान देंगे तो केवल ये बी वाला, ये नेचुरल इंसुलिन की बात कर रहा है, ये भी नेचुरल इंसुलिन के लिए, ये तीनों। तो बाकी जो स्टेटमेंट है वो ह्यूमन में बनने वाले नेचुरल इंसुलिन की बात हो रही है, या फिर हम जो पहले इंसुलिन कैटल्स पिग से लाते थे उसकी बात कर रहे हैं।
जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन के बारे में तो ये एक चीज है कि चेन ए और बी को अलग अलग इकोलाई में बनाया, फिर निकाला और जोड़ा गया। तो अगर पूछा जा रहा है कि विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन, तो केवल क्या चीज सही होगी? बी। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में बाकी स्टेटमेंट सही है, लेकिन जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन के रेस्पेक्ट में सही नहीं है। इसलिए हमारा जो ये आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट वाला होगा, बी ओनली। ये नीट 2022 का लास्ट टू लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कई लोग गलत करके आए, क्योंकि उनके हिसाब से तो सारे स्टेटमेंट सही थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन के लिए केवल एक स्टेटमेंट सही है। ओके, तो ये इंसुलिन की सारी बातें रही। हाँ, एक क्वेश्चन और है इंसुलिन से ही रिलेटेड। Which of the following feature of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technique? जेनेटिक कोड की कौन सी प्रॉपर्टी हमारे यहाँ काम आती है कि हम बैक्टीरिया में ह्यूमन का इंसुलिन बनवा पाते हैं? देखिए, ये पूरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के लिए कॉमन क्वेश्चन है, बात इंसुलिन की नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म का जीन निकालते हैं और किसी दूसरे में डाल देते हैं। अच्छा, दूसरे में डालने के बाद वो जीन वही प्रोटीन बनाता है जो ओरिजिनली बना रहा था। अगर कोई जीन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में भेज दिया जाए और वहां जाकर के भी वो सेम प्रोटीन बना रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जिससे एक बात साफ जाहिर होती है कि हमारे जो जेनेटिक कोड हैं, जिनसे हमें अमीनो एसिड का पता चलता है और पॉलीपेप्टाइड बनता है, वो जेनेटिक कोड सारे ऑर्गेनिज्म में यूनिवर्सल हैं। ठीक है, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, इसीलिए जो जीन ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी इंसुलिन बना रहा है, वही जीन बैक्टीरिया के अंदर भी वही सेम इंसुलिन बना रहा है। तो अगर ये जीन सेम इंसुलिन अलग अलग सेल में भी सेम इंसुलिन बना रहा है, तो उसका रीजन जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, यही कहा जाएगा। जेनेटिक कोड स्पेसिफिक है, जेनेटिक कोड नॉन एम्बिगुअस है या रिडक्टेंट है, ये चीजें नहीं। एक कोड से, एक जेनेटिक कोड से कौन कौन सा अमीनो एसिड आता है, ये कोडिंग बिल्कुल सेम है सारे ऑर्गेनिज्म में, और इसी वजह से एक ही जीन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में भी सेम प्रोटीन बनाता है। तो कोड के यूनिवर्सल होने की वजह से ही हम आरडीएनए टेक्निक कर पाते हैं और एक ऑर्गेनिज्म को, जीन को दूसरे में एक्सप्रेस करवा के वहां भी प्रोटीन बना पाते हैं। ओके, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन के बाद मेडिकल एप्लीकेशन में अगला पार्ट आता है हमारा जीन थेरेपी। देखिए, मेडिकल एप्लीकेशन 3 है कि या तो आप जीन ट्रांसफर करके मेडिसिन बनाओ, जैसे हमने इंसुलिन बनाया, या फिर आप जीन ट्रांसफर करके जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक करो। ठीक है, हमारे जितने जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो होते क्यों हैं? किसी जीन में म्यूटेशन की वजह से होते हैं। ठीक है, तो अगर जीन म्यूटेट हो गया तो वो जीन काम नहीं कर रहा, कोई प्रोटीन, कोई एंजाइम बन नहीं रहा। अब हम अगर जीन ट्रांसफर से एक सही जीन ट्रांसफर कर दें तो प्रोटीन बनने लग जाएगा और डिजीज ठीक हो जाएगी। तो जीन ट्रांसफर करके जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक करना, यही कहलाता है जीन थेरेपी, और ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी का एक फ्यूचरिस्टिक एप्लीकेशन है। पहली बार 1990 में एक 4 साल की बच्ची में एडीए डेफिशिएंसी के अगेंस्ट, इस जेनेटिक डिसऑर्डर के अगेंस्ट पहली बार जीन थेरेपी की गई। ठीक है, और वहीं से एक क्वेश्चन सबसे पहले तो ये बना कि एडिनोसिन डी अमीनेज डेफिशिएंसी से क्या होगा। तो एडिनोसिन डी अमीनेज जो है, ये एक एंजाइम होता है जो हमारी बॉडी में फंक्शनल टी लिम्फोसाइट बनाने के लिए जरूरी है, और ये फंक्शनल टी लिम्फोसाइट हमारी इनहेरेंट इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। अगर किसी पर्सन में एडिनोसिन डी अमीनेज एंजाइम नहीं बने, जीन में म्यूटेशन हो गया, नहीं बन रहा है, तो बाय बर्थ टी लिम्फोसाइट नहीं बनते हैं, इम्यूनिटी नहीं होती। तो यहाँ जो आंसर रहेगा कि भाई इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, एडिसन्स डिजीज, डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, पार्किंसंस डिजीज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तो ये जो है, ये हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, तो इसकी डेफिशिएंसी से हमेशा इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। और एडीए डेफिशिएंसी जो होती है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी स्किड कॉज करती है। ठीक है, एडीए डेफिशिएंसी अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो देखिए, जीन थेरेपी को लेकर के ये 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं बहुत ब्रीफ में, और यहाँ पे साफ लिखा है, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 इन ए 4-year-old गर्ल with adenosine deaminase deficiency. This enzyme is crucial for immune system to function, and this disorder is caused due to the deletion of the gene for adenosine deaminase. ठीक है, तो यही वह चीज है और यहीं से वो क्वेश्चन बना है, डिसफंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। अगला जीन थेरेपी की डेफिनेशन पर एक क्वेश्चन आया है नीट 2021 में, when gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat disease. किसी जीन को टारगेट करते हुए हम उसमें जीन ट्रांसफर करें
एम्प्लीफिकेशन तो खैर हो गई होगा पीसीआर से, और किसी डिजीज को इससे ठीक किया जाए तो ये चीज क्या कहलाती है, इस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहेंगे, सेफ्टी टेस्टिंग, बायोपायरेसी, जीन थेरेपी और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो ये दरअसल क्या है, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में यही किया जाता है, पर्टिकुलर जीन को टारगेट करते हुए हम जीन ट्रांसफर करते हैं और किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करते हैं। एनसीईआरटी से ही लिया गया है ये डेफिनेशन, लेकिन एनसीईआरटी में ये चीज आपको चैप्टर में नहीं, चैप्टर के बाद जो चैप्टर के लास्ट में जो समरी होती है उसके अंदर मिलेगी। देखते हैं इसमें अगर समरी होगी तो समरी में आपको ये लाइन मिलेगी, ये देखिए ये समरी लिखी हुई है, इसके अंदर आपको मिलेगा। देखिए जीन थेरेपी के बारे में लिख रखा है और इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए ये इट डज सो बाय रिप्लेसिंग ए डिफेक्टिव म्यूटेंट एलील विद अ फंक्शनल वन और जीन टारगेटिंग विच इन्वॉल्व्स जीन एम्प्लीफिकेशन। ये जीन थेरेपी की बात हो रही, यहीं से ये क्वेश्चन बनाया गया। समरी भी पढ़ लेनी चाहिए, पूरे चैप्टर की समरी होती है, तो कई बार हमें यहाँ से भी काम की चीज़ें मिल जाती है। तो किसी जीन को टारगेट करते हुए जीन ट्रांसफ़र करके जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करना, यही दरअसल जीन थेरेपी कहलाती। और जो पहली सक्सेसफुल जीन थेरेपी की गई वो एडीए डेफिशिएंसी के अगेंस्ट की गई। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा जीन थेरेपी रहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जीन थेरेपी को लेकर के ही। In gene therapy of adenosine deaminase deficiency, the patient requires periodic infusion of genetically engineered lymphocyte because। अब आप देखिए जीन थेरेपी का थोड़ा सा प्रोसेस ब्रीफ में समझिए। जीन थेरेपी में करते क्या हैं, हम क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी में से हम बोन मेरो या लिम्फोसाइट निकालते हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट निकाल के इसके अंदर एडीए जीन ट्रांसफर कर देते हैं। एडीए जीन ट्रांसफर किया, ठीक है, फिर अब इन रिकॉम्बिनेंट सेल का कल्चर करते हैं और खूब सारी जब सेल हो जाती है तो इसको वापस पेशेंट के अंदर ही डाल देते हैं। तो किया काम सिर्फ इतना सा कि पेशेंट की से सेल निकाली, उसमें जीन ट्रांसफर किया, कल्चर किया और वापस पेशेंट में ऐड कर दिया, थोड़ी बहुत सेल कल्चर में रहने देते हैं। अब होता क्या है कि ये जो हमने लिम्फोसाइट ट्रांसफर की, ये पेशेंट की बॉडी में जाके डिवाइड करती है और काफ़ी दिन चलती है और धीरे धीरे इम्यूनिटी भी आ जाती है, क्योंकि अब एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनने लग जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये लिम्फोसाइट और ये जो है ये कोई अमर नहीं है, इमॉर्टल नहीं है, ये भी कई बार डैमेज होती है, ख़त्म हो जाती हैं। तो कई बार हमें थोड़े थोड़े दिनों में, हो सकता है साल भर 2 साल में, वापस हमें थोड़ी बहुत सेल और ऐड करनी पड़े। इसलिए हम कल्चर में इन सेल को हमेशा मेंटेन करते हैं और पीरियडिकली थोड़े थोड़े अंतराल में बाहर वापस ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि पीरियोडिक इन्फ्यूजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब ऑप्शन देखिए कि जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ध्यान रखिए एम्ब्रियोनिक स्टेज पर नहीं, अगर आपने ये जीन थेरेपी एम्ब्रियोनिक स्टेज पर कर दी तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। एम्ब्रियोनिक स्टेज पर करने के बाद आपको बार बार ट्रांसफ़र नहीं करना है। एम्ब्रियोनिक स्टेज पर अगर जीन ट्रांसफ़र कर दिया जीन थेरेपी तो परमानेंट इलाज हो गया, परमानेंट क्योर है, दोबारा नहीं भेजना है। ये तो कह रहा है कि बार बार क्यों भेज रहे हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे तो भेजने का मतलब परमानेंट क्योर होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। लिम्फोसाइट फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी। अब ये बात तो सही कि लिम्फोसाइट बाहर कल्चर किए जाते हैं, बट इसका रीजन नहीं है कि पीरियोडिक इन्फ्यूजन क्यों कर रहे हैं बार बार, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल सेल्स, हाँ ये रीजन है, ये इमोर्टल नहीं है। इमोर्टल का मतलब जिनकी डेथ ही ना हो, ये डैमेज होती हैं और इसीलिए हमें बार बार भेजना पड़ता है और यही हमारा आंसर भी रहेगा। रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस इनटू दीज लिम्फोसाइट। ये जितना भी जीन ट्रांसफर है ये रेट्रोवायरस से होता है। बट हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीरियोडिक इन्फ्यूजन बार बार क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सेल इमोर्टल नहीं है, इसलिए कुछ कुछ टाइम में हमें इसको वापस ट्रांसफर करना पड़ता है। ये थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर साफ लिख रखा है कि ये रेट्रोवायरस वेक्टर की हेल्प से हम ये एडीए जीन ट्रांसफर करते हैं। And however, as these cells are not immortal, patient requires periodic infusion of genetically engineered lymphocytes। यहीं से क्वेश्चन बना है, ठीक है। फिर लिखा however, if the gene isolated from marrow cells producing ADA is introduced into the cell at early embryonic stage, it could be a permanent cure। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ट्रांसफर करेंगे तो बार बार नहीं भेजना पड़ेगा, ये परमानेंट क्योर होगा। बर्थ के बाद अगर करोगे तो फिर आपको थोड़े थोड़े टाइम में बार बार भेजना पड़ सकता है इन सेल्स को, क्योंकि ये सेल्स डैमेज हो जाती हैं तो हमें बाहर से भेजनी पड़ेगी। ओके, तो जीन थेरेपी की बात है एडीए डेफिशिएंसी को लेकर के। एक और चीज़ है नाउ, जीन थेरेपी के बाद ये हमारा इंसुलिन वाला पहला एप्लीकेशन था मेडिकल का। सेकेंड एप्लीकेशन है डिजीज ट्रीटमेंट जीन थेरेपी,
और तीसरा एप्लीकेशन जो हमें मिलता है वो मिलता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। बायोटेक की टेक्निक्स, स्पेशली आरडीएनए टेक्निक, पीसीआर टेक्निक, एलिजा टेक्निक, बायोटेक की कई ऐसी टेक्निक है जो आज मेडिकल साइंस में डिजीज डायग्नोसिस में काम आती हैं। और इन बायोटेक की टेक्निक से डायग्नोसिस बहुत जल्दी हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर मेडिकल फील्ड में डायग्नोसिस डिजीज का अगर बहुत जल्दी हो जाए तो हम डिजीज को बहुत जल्दी क्योर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस अर्ली होना और एक्यूरेट होना मेडिकल सक्सेस के लिए बड़ा जरूरी है। अब डायग्नोसिस से रिलेटेड आप देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो जितना जल्दी डायग्नोस होगा, जितना जल्दी डिजीज समझ में आएगी, उतना जल्दी ठीक हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज वेरी यूजफुल इन अर्ली डिटेक्शन? क्या चीज? अर्ली डिटेक्शन के लिए। तो जब भी अर्ली डिटेक्शन की बात आती है तो ध्यान रखना बायोटेक की टेक्निक्स। और हमें बायोटेक की कौन कौन सी टेक्निक सजेस्ट की? पीसीआर, आरडीएनए टेक्निक, एलिजा, इस तरह की। तो अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, एलिजा टेक्निक। तो इनमें तो पढ़ के हमें लग रहा है कि बाकी तीन तो वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आंसर ही हमारा क्या रहेगा? एलिजा टेक्निक। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो है आपको एनसीईआरटी के अंदर ये मिलेगा अगला एप्लीकेशन। और वहाँ भी यही लिखा है कि अर्ली इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए अर्ली डायग्नोसिस, देखिए यहीं से लाइन आई थी ये, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो हमारे कन्वेंशनल डायग्नोसिस जो नॉर्मल तरीके हैं, सीरम और यूरिन ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, यूरिन टेस्ट करा रहे हैं, इनसे अर्ली डिटेक्शन संभव नहीं है क्योंकि इनमें टाइम लगता है। अर्ली डिटेक्शन के लिए देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर चेन एंड एलिजा आर सम ऑफ द टेक्निक्स दैट सर्व पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। यहीं से आपको ये क्वेश्चन मिला है। ठीक है, तो डायग्नोसिस में बायोटेक की ये टेक्निक काम आती है जो अर्ली डायग्नोसिस में यूज की जाती है। तो इसका आंसर हमारा होगा फोर्थ, नीट 21 का क्वेश्चन। ठीक इसी तरह से देखिए एक और क्वेश्चन हमें मिलता है ये नीट 23 का लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज इन अर्ली ट्रीटमेंट? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन का सेम है। पिछले में वो पूछ रहा है कि कौन सी टेक्निक अर्ली डायग्नोसिस में काम आती है, तो हमने एलिजा आंसर दिया। अब यहां ये पूछ रहा है कि कौन सी टेक्निक अर्ली डायग्नोसिस में काम नहीं आती। ठीक है, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलिजा एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। अभी मैंने क्या बताया, ये तीनों तो बायोटेक की टेक्निक है जो अर्ली डायग्नोसिस में काम आती है। जिससे अर्ली डायग्नोसिस नहीं होता है वो है सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। तो ये जो है अर्ली डायग्नोसिस के पर्पस से नहीं होती, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है। आरडीएनए टेक्निक, एलिजा, पीसीआर, ये तो सब अर्ली डायग्नोसिस में काम आते हैं। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल रिवर्स पूछे गए। ठीक है, तो अर्ली डायग्नोसिस किस किस से होता है, बायोटेक इन टेक्निक का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर? अब देखिए डायग्नोसिस के साथ साथ पीसीआर जो होता है वो डायग्नोसिस में तो काम आता ही है। पिछले चैप्टर में भी हमने पीसीआर की बात की थी। पीसीआर जो होता है वो डीएनए एम्प्लीफिकेशन में काम आता है, डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनाने में काम आता है, डायग्नोसिस में काम आता है। पीसीआर के बड़े यूज हैं। तो ये पूछ रहा है कि भाई कौन सा जो है पीसीआर का एप्लीकेशन नहीं है। डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, मैंने कहा डायग्नोसिस में काम आता है, अभी बताएंगे कैसे। मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में काम आ ही रहा है पीसीआर। ठीक है, कैंसर में, एड्स में, इनमें पीसीआर काम आता है। जीन एम्प्लीफिकेशन में भी काम आता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन आइसोलेशन में पीसीआर का कोई काम नहीं। पीसीआर सारा डीएनए के बेस पे काम करता है। तो कौन सा पीसीआर का एप्लीकेशन नहीं है, तो ये चौथा आएगा प्रोटीन आइसोलेशन। बाकी ये सब के सब पीसीआर के एप्लीकेशन है। ये जीन म्यूटेशन, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस तो एक साथ ही, और साथ में जीन एम्प्लीफिकेशन में डीएनए का नंबर इंक्रीज करना। ठीक है, और ये चीज आपको एनसीईआरटी के अंदर भी पीसीआर के एप्लीकेशन मिलेंगे। आप देखिए इसके अंदर साफ दे रखा है, पहले बात ही पीसीआर की कर रखी है। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन बाय पीसीआर साफ लिखा हुआ है। पीसीआर इज नाउ routinely used in detection of HIV in suspected AIDS patient. It is being used to detect mutation in gene in suspected cancer patient. कैंसर के अंदर देखिए, कैंसर भी जेनेटिकल है, तो कैंसर जो म्यूटेटेड जीन जिनसे कैंसर होता है उनकी पहचान आप पीसीआर से कर सकते हो, कैंसर कॉजिंग जीन की। एड्स पेशेंट का भी आप उसके अंदर भी पीसीआर का यूज करके इनको एम्पलीफाई करके पहचान सकते हो। तो पीसीआर कैंसर और एड्स, और इसके साथ साथ रिसेंटली जो कोविड हुआ था, कोविड की इस डायग्नोसिस में भी हमने आरटी-पीसीआर सुना है, पीसीआर वहां भी काम आता है।
ठीक है, तो पीसीआर का काफी यूज है। पीसीआर क्या करता है, डीएनए एम्पलीफाई करता है। अच्छा, एम्पलीफाई करने से हमें पहचान में नहीं आएगा, फिर हम इसमें यूज करते हैं रेडियो एक्टिव प्रोब। ठीक है, आपको जो पैथोजन डिटेक्ट करना है या जो डिजीज डिटेक्ट करनी, कोई म्यूटेटेड जीन डिटेक्ट करना है, तो उसी का हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो एक्टिव प्रोब बनाते हैं और उस प्रोब को यूज करते हैं। तो क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है तो उससे पहचान में आता है फोटोग्राफिक फिल्म, ऑटो रेडियोग्राफी पर। इसके बारे में थोड़ा बहुत चीजें दे रखी है और आप देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये तो खैर इसका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है, नाउअडेज it is possible to detect mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cell followed by its detection using autoradiography। ये पूरा मोलिकुलर डायग्नोसिस का पार्ट है, एनसीईआरटी से सीधा आया है। इस क्वेश्चन को करने में कई लोगों को दिक्कत आई। ये 21 का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन है। अब ये चीज आपसे तब होगी जब आपको ये पता हो कि म्यूटेटेड जीन या जेनेटिक डिसऑर्डर हम कैसे डायग्नोस करते हैं। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कैंसर कॉज करने वाला म्यूटेटेड जीन हमें पता करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पीसीआर से एम्पलीफाई कर लेते हैं। अब जो जीन म्यूटेट हुआ वो पता लगाना है। अब म्यूटेशन क्या हुआ ये तो हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन वो जीन नॉर्मल कंडीशन में कैसा है, क्योंकि ज्यादातर ह्यूमन में तो वो नॉर्मल है। म्यूटेटेड जीन तो कुछ ही ऑर्गेनिज्म में, कुछ ही ह्यूमन में होगा। तो उस म्यूटेटेड जीन का जो नॉर्मल जीन होता है उसका हम एक रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब बनाते हैं और उस प्रोब को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को हम रन करते हैं और उसमें डालते हैं। अब अगर आपके सैंपल में म्यूटेटेड जीन है, ठीक है, तो वो प्रोब उससे बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि प्रोब किसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, नॉर्मल जीन का। तो हम जैसे उस पर प्रोब डालेंगे तो अगर सेल में नॉर्मल जीन हुआ तो प्रोब बाइंड कर जाएगा। अच्छा, प्रोब बाइंड करेगा, वहां से रेडिएशन निकलेगी तो फोटोग्राफिक फिल्म पर बैंड दिखाई देता है। ठीक है, और अगर म्यूटेटेड जीन है तो प्रोब बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रोब म्यूटेटेड जीन का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो प्रोब बाइंड नहीं करेगा तो रेडिएशन नहीं निकलेगी, तो किसी तरह का कोई बैंड फोटोग्राफिक फिल्म पर नहीं आएगा। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। पहले आप जरा एनसीईआरटी देखिए, फिर इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए यहाँ लिख रखा है, अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, जिसको कि हम प्रोब कहते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। हम इसमें यही करते हैं, रेडियोएक्टिव प्रोब लेते हैं और जो हमें आइडेंटिफाई करना या तो उसी का कॉम्प्लीमेंट्री बना देते हैं, और जब हम इसमें ऐड करते हैं और बाद में ऑटो रेडियोग्राफी से चेक करते हैं कि रेडिएशन कहाँ से आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर प्रोब डीएनए पर बाइंड होगा तभी हमें रेडिएशन डिटेक्ट होती है, फोटोग्राफिक फिल्म पर बैंड आता है। अगर प्रोब बाइंड नहीं होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, नाउ क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव द कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन। मैंने क्या कहा, हम प्रोब बना रहे हैं नॉर्मल जीन का और नॉर्मल जीन का प्रोब डालेंगे। अगर सेल में म्यूटेटेड जीन है तो वो प्रोब म्यूटेटेड जीन से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ठीक है, अगर नॉर्मल जीन होगा तो ही जुड़ेगा। अच्छा, प्रोब जुड़ेगा तब फोटोग्राफिक फिल्म पर बैंड आएगा, लेकिन अगर किसी में म्यूटेटेड जीन है तो प्रोब बाइंड नहीं करेगा तो बैंड भी नहीं आएगा। वही चीज यहां पर कहना चाह रहे हैं, फोटोग्राफिक फिल्म पर किसी तरह का कोई म्यूटेटेड जीन का बैंड अपीयर नहीं होगा। अब आप देखिए, यही चीज आपको इस क्वेश्चन के अंदर भी दिखा रखी है। ठीक है, कि ये अर्ली डिटेक्शन कैसे होगा। म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज कॉम्प्लीमेंटारिटी विद इट। म्यूटेटेड जीन फोटोग्राफिक फिल्म पर नहीं आएगा, लेकिन इसका रीजन क्या दे रहा है कि प्रोब हैज कॉम्प्लीमेंट्री विद। अगर प्रोब म्यूटेटेड जीन से कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो बाइंड कर जाता, फिर तो दिखाई देता। तो ये चीज तो गलत हो गई। प्रोब म्यूटेटेड जीन अपीयर नहीं होता, लेकिन उसका रीजन है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इसलिए अपीयर नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट्री होने पर तो अपीयर हो जाता हूं। ठीक है, म्यूटेटेड जीन पार्शियली अपीयर, पार्शियली कुछ अपीयर नहीं होता, या तो जीन अपीयर होगा या नहीं होगा। ठीक है, म्यूटेटेड जीन कंप्लीटली एंड क्लियरली अपीयर्स ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, अब अगर हम प्रोब नॉर्मल जीन का डाल रहे हैं तो म्यूटेटेड जीन तो अपीयर होगा ही नहीं। नॉर्मल जीन अपीयर होता, म्यूटेटेड जीन से तो प्रोब बाइंड ही नहीं करता, तो अपीयर ही नहीं होगा। तो ये तो वैसे ही गलत है। म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज, एक में लाइन मिसिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री विद इट। प्रोब इससे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इसलिए ये बाइंड नहीं होगा, और यही इसका आंसर भी होता है। ठीक है, पहला वाले में यहाँ जो कॉम्प्लीमेंटारिटी लिखी है इस वजह से गलत हो गया।
तो ये फोर्थ ऑप्शन है जहां पर प्रोब जो होता है वो म्यूटेटेड जीन का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है और इस वजह से म्यूटेटेड जीन फोटोग्राफिक फिल्म पर अपीयर नहीं होता। यानी कि नॉर्मल जीन अपीयर होगा क्योंकि प्रोब उससे कॉम्प्लीमेंट्री है, प्रोब जिससे कॉम्प्लीमेंट्री होगा वही फोटोग्राफिक फिल्म पर अपीयर होगा, ये ध्यान रखना। अब अपन ने प्रोब नॉर्मल जीन का बनाते हैं तो म्यूटेटेड जीन से तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है नहीं, तो वो कभी भी फोटोग्राफिक फिल्म पर अपीयर नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्लियर? तो किस तरह से डायग्नोसिस में ये प्रोब काम आता है ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफी अच्छे से ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है ना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन है जो चैप्टर के अलग अलग हिस्सों को मैच किया गया। इसमें बीटी कॉटन दे रखा है, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, आरएनए और पीसीआर। आरएनए मतलब आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, इधर लिखा है जीन थेरेपी, सेल्यूलर डिफेंस, डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन और बैसिलस थुरिंजेनेसिस। अगर हम इसको मैच करें तो बीटी कॉटन में तो बैसिलस थुरिंजेनेसिस आना चाहिए, बीटी का जीन है। एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी जीन थेरेपी में काम आ रही है, जीन थेरेपी हुई है इसकी। आरएनए इंटरफेरेंस सेल्यूलर डिफेंस के लिए रहता है और पीसीआर जो होता है वो डिटेक्शन ऑफ एचआईवी एड्स के डिटेक्शन में काम आता है। इस तरह से हम इनको मैच कर सकते हैं। ए का 4 होगा, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। और ये जो इसके ऑप्शंस रहेंगे ए का 4 एक ही में दे रखा है तो ये अपने आप ही हो जाता है हमारा ये आंसर। ए का 4 बी का 1 यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 3। ओके, तो ये जो है इस चैप्टर से पिछले 5 सालों में पूछे गए क्वेश्चंस थे। इसमें मैक्सिमम चैप्टर की चीजें आ चुकी हैं। मेडिकल में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बाद केवल एक ट्रांसजेनिक एनिमल का पार्ट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो एप्लीकेशन और जो एग्जांपल्स दिए हैं 4-5 एप्लीकेशन है विद एग्जांपल्स, टू द पॉइंट वही आते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। जो जो एग्जांपल दिए ट्रांसजेनिक एनिमल कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो याद रखने, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। और चैप्टर के एंड में एक इथिकल इश्यूज़ हैं जिसमें GEAC को लेकर के कभी कभी क्वेश्चन आता जाए। बाकी एक जनरल डिस्कशन है जहाँ चैप्टर एंड होता है एथिकल पार्ट पर। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ये चैप्टर कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर मेनली एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन और मेडिकल एप्लीकेशन है और उसी से रिलेटेड आप देखिएगा पिछले 5 सालों में जो भी 17 क्वेश्चन आए हैं सारे एग्रीकल्चर और मेडिकल एप्लीकेशन पर आए हैं। आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, एक तो बीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंसुलिन, जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो इनको अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। पूरा चैप्टर आप एनसीईआरटी से ढंग से रिवाइज कर सकते हैं ताकि इसका कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो ये था बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन रिवीजन थ्रू PYQ। थैंक यू वेरी मच।